गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छे। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और जैसा आप जानते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और पहले जो हमारे कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आर्किटेक्चर के अंदर काइंड ऑफ जो सेकंड चैप्टर हमारा है, दैट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। यस, तो पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेंडिंग है एक बार उनको कंप्लीट कर लेता है, फिर आप लोगों के जो डाउट या कंफ्यूजन होंगे उस पर बात करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग है उसको बाद में पूरा करिएगा, बिकॉज वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व ही कराए हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक हमने सॉल्व कर लिए थे। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद बीच में छूटा था। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2014 में नेट के अंदर। एक बार गौर करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे से इसने फ्रेम किया है, और पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी उस पॉलिसी का भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखा है। यस, ठीक है सर। जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए बहुत ध्यान से और बताइए आंसर क्या होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। भाई आप लोग किस्मत वाले हो कि इतना कम कॉलेज आपको जाने को मिला लास्ट 1-1.5 साल से, वरना लोगों ने 4-4 साल पूरी अटेंडेंस दी है भाई। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात की गई है, बाकी डेटा लिखा हुआ है। अगर कोई डेटा इनकम्प्लीट हो तो बताइएगा, और फिर बताइए ऑब्जर्व करके क्या रिजल्ट हमारा आएगा। कॉलेज के अपने अलग मजे होते हैं। तो काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं। कोई बात नहीं, अभी पूरा आइडिया ऑब्जर्व करेंगे तो बात समझ आएगी। भी देखिए, अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। आधे लोग कहते हैं कि कॉलेज जाते हैं तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। अब कॉलेज की भी अपनी लाइफ है, तो कोई बात नहीं। चलिए जरा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन। अ हेरिडिकल मेमोरी सिस्टम। अच्छा, क्या? ओहो, हद लेवल का कंफ्यूजन हो गया। अभी गौर करते हैं। 36% लोगों का कहना है ए, 33% का कहना है बी, 20% का कहना है सी, और 10% का कहना है डी। बहुत हाई लेवल कंफ्यूजन है। चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। इट सेज a memory hierarchy system that use cache memory has a cache access time of 50 nanosecond and the main memory access time of 300 nanosecond। तो चलिए पहले इतनी बात समझ लेते हैं कि एक सीपीयू हमारे पास है, ताकि एक बेसिक आर्किटेक्चर दिमाग में हमारे बैठ जाए। तो वी हैव अ सीपीयू, और सीपीयू के बाद हमारे पास एक है कैश मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम है 50 नैनोसेकंड का, और दूसरा हमारे पास है मेन मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम है 300 नैनोसेकंड का। ये दो ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर कट हमारे पास है। दैट सेज 70% of memory requests are for read and the hit ratio
फॉर रीड एक्सेस एंड फॉर राइट स्कीमा यूज्ड। अब अगेन ये डिफरेंशिएट कर रहा है क्लियर कट। क्या पहले अलग अलग क्वेश्चन हमने किए हैं? हाँ किए हैं। तो सीपीयू जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है आपको बोल रहा है कि 70% ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो रीड के लिए है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि राइट के लिए कितनी हो गई, बताइए। अगर रीड के लिए 70% है भाई, तो बचा हुआ 30% जो है वो राइट के लिए है। कॉमन सेंस बात है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है द हिट रेशियो फॉर रीड इज 8.8। तो अब ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हिट रेशियो टोटल नहीं है। तो हिट रेशियो जो रीड की है वो है 0.8। तो ऑब्वियसली मिस रेशियो कितनी होगी? जब आपको आगे तक जाना पड़ेगा, मिस रेशियो हो गई 0.2। यस, अच्छा आई एम सॉरी, ये 75 है। ओके, मैं उसको रीड कर रहा था। ठीक है सर, तो ये तो और ज्यादा हो गया। इसको डिवाइड कर लेता हूँ किसमें? 75-25 में। यस, तो अगर 75 रीड है तो 25 हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। ओके, अब आप एक बात गौर करेंगे, क्या इसने राइट के लिए कहीं हिट रेशो मिस रेशो बताई है? राइट के लिए ने बताई ही नहीं। जबकि हमें ये तो पता है 25% ऑफ द रिक्वेस्ट राइट है, हमें ये भी पता है कि कैश कितना टाइम ले रहा है, मेन कितना टाइम ले, बट इसने रेशियो नहीं बताया। शायद क्यों? बिकॉज द राइट थ्रू स्कीम इज यूज्ड। अब आपको याद है राइट थ्रू स्कीम क्या होती है? मुझे बताओ, व्हाट इज राइट थ्रू स्कीम? तो सर राइट थ्रू स्कीम के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या हम वेट करते हैं सिर्फ कैश में अपडेट करते हैं या पैरेलली मेन मेमोरी भी एक्सेस करते हैं? पैरेलली मेन मेमोरी भी एक्सेस करते हैं। तो क्या इस बात से फिर कोई मतलब है कि हिट रेशियो कितना है, मिस रेशियो कितना है? भाई डेटा मिले ना मिले आपको तो मेन मेमोरी तक जाना ही है, इजंट इट? ओके, तो अब मैं फिर एक काम करता हूं, मैं अलग अलग कैलकुलेशन करता हूं। पहले रीड की बात करता हूं, जहां गलती हो बताइएगा। तो हिट रेशियो है 0.8 हिट रेशियो। अगर यहां पर काम कंप्लीट हुआ सर तो 50 नैनो सेकेंड में कहानी हो जाएगी कंप्लीट। बट अगर मिस होता है विच इज 1 माइनस 0.8, अगर मिस होता है तो पेनल्टी भी आप पे लगेगी और आगे भी आपको जाना पड़ेगा। तो 50 नैनो सेकेंड की पेनल्टी प्लस 300 नैनो सेकेंड मेन मेमोरी का टाइम, ये जो भी अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 40 नैनो सेकेंड। कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। ये होगा 0.2 और ये होगा 350। ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 110 नैनो सेकेंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? साधारण बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राइट की। तो यहाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या है। मुझे हिट और मिस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार मुझे जाना है कहां तक? मेन मेमोरी तक। अच्छा, जैसा आपने कंप्यूटर का आइडिया पढ़ा है, तो एक बात मैं बता दूं, जब ये वाला अपडेट होगा, है ना, कैश थ्रू वाला, तो वो हम सीक्वेंस में मानते हैं पैरेलल अपडेट होता है। वो पैरेलल अपडेट होता है क्योंकि हमें पता है कि हमें मेन भी करना है। और मैं आपको याद दिलाऊं, जो पहला डायग्राम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? क्या सीपीयू, जो लोग नहीं कह रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर, 100% कर सकता है। सीपीयू डायरेक्ट कैश को भी एक्सेस कर सकता है, मेन मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है। यस, तो अब मैं मान के चलूंगा कि रेशो तो 1 होगा। और अगर मैक्सिमम देखें, ऑब्वियसली किसका टाइम ज्यादा है? 300 का, यानी कि मेन का या कैश का? तो ऑब्वियसली कैश का ही ज्यादा है। तो यहाँ पर एवरेज की जरूरत नहीं, फ्लैट 300 हमारे पास आएगा। हाँ, सेकेंडरी को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, ये बात तो है ही है। लेकिन जब आपने डायग्राम पढ़ा था तो आपको याद होगा कैश को एक्सेस कर सकता है और साथ में मेन मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है। तो अब राइट का हमारा हर बार 300 ही लगेगा, इसमें कोई एवरेज की बात नहीं है। रीड का ये लग गया। अब बताओ आगे क्या करूं? अब शायद इनकी रिलेटिव परसेंटेज देखनी पड़ेगी, है ना। तो 75% रीड है तो क्या करूंगा? 0.75 इंटू 110, ये एक तरफ नैनो सेकेंड में, मिली सेकेंड लिख देता हूं, ये खर्चा एक तरफ, प्लस 0.25 यानी कि 25% जो है वो राइट है, इंटू 300 नैनो सेकेंड, ये खर्चा एक तरफ। और ये दोनों आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट विल टर्न आउट टू बी 157.5 नैनो सेकेंड, ये कुछ आंसर आएगा। तो सर 100% ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक बार आप देखिए, विजुअलाइज करिए, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन है मुझे बताइए।
हम्म, एक मिनट रुको, मैं आपको पहले एक बार डायग्राम याद दिखा दूं। लुक एट दिस, देखिए, दिस इज हाउ अ सिस्टम वर्क्स। तो कैश मेमोरी के साथ पैरेलली एक्सेस कर रहा है। एक बार मैं बता देता हूं, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 110 कैसे आया, राइट में कंफ्यूजन है सर। इसको एक्सेस करने में लग रहा है 50 नैनो सेकेंड, यस। और इसको डायरेक्ट एक्सेस करने में लग रहा है 300 नैनो सेकेंड। जब मुझे रेगुलरली अपडेट करना ही है, तो क्या जब भी राइट ऑपरेशन रिक्वेस्ट होगा, क्या मैं ये दोनों काम करूंगा, मुझे बताओ। हाँ, मैं कैश में भी अपडेट करूंगा, मैं मेन मेमोरी में भी अपडेट करूंगा। हो सकता है कभी कभी कैश में डेटा हो ही ना, तो सिर्फ मेन मेमोरी में करूंगा। कैश में डेटा हुआ तो भी मेन मेमोरी में करूंगा। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर हर बार मुझे 50 इधर और 300 इधर खर्च करना ही है, तो एवरेज निकालने का कोई मतलब रह जाता है, हिट रेशो मिस रेशो का कोई मतलब रह जाता है, या फ्लैट हर बार 300 नैनो सेकेंड का हर राइट ऑपरेशन के लिए खर्चा होगा ही होगा, ये बताओ। इसीलिए उस समय आपके सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा पहले इमेज डाउनलोड कर लेता हूं, इमेज से बताता हूं। तो करना ही है ना भाई, बस यही बात है, क्योंकि राइट थ्रू पॉलिसी इस्तेमाल की गई है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां पे फ्लैट 300 खर्चा हुआ, यहां पे 110 हुआ, 75% 25% का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 157.5 हमारा आंसर आ गया। इज इट ट्रू फॉर हेरिडिकल मेमोरी सिस्टम टू? यस। ये जो भी ये जो डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, हेरिडिकल सिस्टम ही है, और कौन सा सिस्टम है? हेरिडिकल के लिए भी ये ट्रू है। देखो, यही मैं समझाता हूँ, रट्टू तोते मत बना करो। हेरेरिकल है तो ऐसा होगा, पहले प्रॉब्लम तो समझो भाई सलोनी। ये वो प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। यहां पर हेरेरिकल या क्या बोलो, साइमल्टेनियस का मतलब नहीं है क्या हर बार आपको मेन मेमोरी एक्सेस करनी ही है। हेरेरिकल सिस्टम में हम मेन मेमोरी एक्सेस नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि डेटा इधर मिल जाएगा, जब मिस होता है तो उधर जाता है। बट इधर अगर आपको पता ही है कि आपको जाना ही है राइट थ्रू पॉलिसी में, तो आप 15 नैनो सेकेंड का वेट क्यों करोगे? सोचो खुद। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस बात में सपोर्ट में? कॉमन सेंस लगाओ। जब रीड में करता हूं तो मुझे लगता है यार हो सकता है कैश में मिल जाए, बेफालतू में मेन में जाऊं। जब राइट थ्रू पॉलिसी और हर बार अपडेट करना ही है, तो रट्टू धोते मत बनो, उस बात का मतलब समझो। ये सवाल दूसरा है। व्हाट इफ राइट बैक इज यूज? अब देखिए, जब राइट बैक होगा तब दो ऑप्शन है। या तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि राइट का टाइम क्या है, इजंट इट? दोनों के लिए उसको टाइम बताना पड़ेगा, मेन मेमोरी का कितना है, कैश का कितना है, बात खत्म हो जाएगी। अगर राइट बैक होगा, तो राइट बैक के केस में अगर कैश में डेटा मिलता है, तो क्या मैं मेन मेमोरी तक जाऊंगा? क्या नहीं जाऊंगा। मेन तक कब जाऊंगा? जब कैश में डेटा नहीं होगा। तो उस केस में दोनों टाइम बताएगा, और कोई तरीका है नहीं। कैश का टाइम ज्यादा हो सकता है क्या, किससे? मेन मेमोरी से। हाँ, बस ये अब ये क्वेश्चन डिसाइसिव है कि अब बात समझ आ गई। अब चुल्लेबाजी की डिस्कशन चल रहे हैं, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। अगर इतना पढ़ाने के बाद अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कैश का टाइम याद हो रहा है, तो आपका चुल्ला आपको मुबारक। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, लंबा सारा डेटा है, इसे ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए। ये हमने अभी सॉल्व नहीं किया ना, ये किया है आई थिंक, ये वाला नहीं किया अभी ना, नहीं किया, ठीक है। तो मैं 3 मिनट का एक टाइमर चला देता हूँ, जस्ट टू हैव अ आइडिया कि एक डिसेंट टाइम आपको मिले, क्योंकि डेटा बहुत सारा है और कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले पूरी बात समझिएगा। वैसे तो 3 मिनट भी कम है इसके लिए, 4 मिनट का समय होना चाहिए।
बहुत ध्यान से वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करिए, फिर देखिए क्या सवाल आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है जो टेक्निक हमने 6-7 क्लास में समझी थी वो बड़ी काम आती है, कि पहले बहुत पेशेंस से जितना डेटा गिवन है पहले वो लिख लीजिए, वरना जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो गिवन डेटा पहले लिखिए, फिर सोचिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर सोचिए गिवन डेटा से कैलकुलेटेड डेटा तक अपन कैसे जा सकते हैं। तो पूरी कहानी फॉलो करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। वेरी गुड। काफी लोग लगता है होमवर्क में भी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। ट्रू और फॉल्स आपका ब्लड ग्रुप के लिए पूछा है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसके लिए हम एक वर्ड बैंक बना रहे हैं, ब्लड बैंक बनाएंगे, उसके लिए आपका ट्रू फॉल्स पूछा है। लेकिन आप पार्टिसिपेट मत करिएगा, आपका खून किसी को नहीं देंगे, वरना फिर वो भी यही सवाल पूछेगा। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, बहुत प्यार से बहुत आराम से एक एक आइडिया ऑब्जर्व करेंगे, फिर जो डाउट कंफ्यूजन होगा सर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, तो इट सेज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 nanosecond फॉर अ रीड ऑपरेशन एंड अ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले मैं देख लेता हूँ। रीड करना है, राइट करना है, और अभी पता नहीं कौन कौन से इसने मेमोरी लिखे हुए हैं तो उसको मैं पहले हम मार्क कर लेता हूँ। एक है मेन मेमोरी, तो इसके हिसाब से मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 nanosecond फॉर रीड ऑपरेशन। तो रीड के लिए 1 nanosecond का खर्चा होगा। अभी तक इतनी बात इसने बोली। विद अ हिट रेशियो, विद अ हिट इन द कैश एंड 5 nanosecond फॉर रीड ऑपरेशन विद अ मिस इन द कैश। अच्छा, अब ये बात समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। जब ये बोल रहा है कि हिट में इतना हुआ और मिस में इतना हुआ, तो क्या ये हिट रेशो में क्या कहते हैं, अलग अलग वैल्यू टाइम पेनल्टी सब कैलकुलेट करके बोल रहा है? क्योंकि बहुत लोग बाद में बोलते हैं फॉर्मूला सर ऐसा था, फॉर्मूला ऐसा था। जी हाँ, तो इस बात को क्लियर कट मान लीजिएगा कि डायरेक्टली बात कर रहा है। तो 5 nanosecond विद अ हिट इन द कैश, तो कैश का जो टाइम है, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं, अच्छा 1 इधर और 5 इधर, ये बात समझ आ रही है? उल्टा कैसे हो गया? 1 nanosecond रीड ऑपरेशन विद अ हिट, ओके उल्टा मैंने लिख दिया है ना। तो अब अगर हिट हुआ तो 1 और मिस हुआ तो 5, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। और ये बात सिर्फ किसके लिए की जा रही है? ये बात की जा रही है रीड ऑपरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 nanosecond फॉर अ राइट ऑपरेशन विद अ हिट इन द कैश एंड 10 nanosecond फॉर अ राइट ऑपरेशन विद अ मिस इन द कैश। तो इधर आ जाइए, 2 nanosecond फॉर राइट ऑपरेशन और 10 nanosecond फॉर मिस। ये बात यहां तक खत्म हो गई। अभी हमें नहीं पता कि हिट रेशो कितना, मिस रेशो कितना, बाद में देखेंगे। इट सेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस इन्वॉल्व 100 इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन। तो आप मुझे बताइए, जब हम इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फेच, वेरी गुड, उसने डायरेक्ट मुंह से नहीं बोला, बट इट इज इफेक्टिवली रीड और राइट। वेरी गुड। तो इसका मतलब पहले 100 ऑपरेशन तो रीड ऑपरेशन होंगे, इंस्ट्रक्शन फेच बोल के इनडायरेक्टली ये बात आपको बता रहा है ना, कि पहले 100 ऑपरेशन होंगे, फिर रीड ऑपरेशन, देन 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड ऑपरेशन एंड 40 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशन। तो शायद इस 100 के बाद
60 ऑपरेशंस फिर दोबारा से रीड ऑपरेशन है, और 40 फाइनली राइट ऑपरेशन है। यहाँ पे ज्यादा नहीं, बट 1 सेकंड का या 5 सेकंड का मौन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस 100 को फर्दर 40 और 60 में डिवाइड किया है, इतना मौन बनता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ये 100 है ना, तो आप सोच रहे अच्छा 100 को अपन ने 40-60 लिया है। नहीं सर, ये टोटल 200 ऑपरेशन है। पहले 100 रीड है, उसके बाद 60 रीड है, और उसके बाद 40 है। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इस क्वेश्चन में बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि 100 को 40-60 में डिवाइड किया। ना ना सर, ऐसा नहीं है। ओके, नाउ द कैश हिट रेशियो इज 0.9। क्या ये बताते हुए रीड या राइट ऑपरेशन के बारे में बात की गई है? नहीं। तो लगता है कि हिट रेशियो जनरल दोनों केस में अपने को 0.9 ही लेनी है, इधर भी और इधर भी। और फिर पूछ लिया था एवरेज। ओके, भी क्लियर है क्या? ओके ओके, तो पहले मैं बात कर लेता हूं टाइम फॉर रीड। पहले मैं बात कर लेता टाइम फॉर रीड। तो कैश का हिट रेशियो कितना है? 0.9। अगर कैश में मिला तो 1 नैनो सेकेंड का खर्चा होगा। अगर कैश में नहीं मिला, दैट इज 1 माइनस 0.9, उस केस में 1 नैनो सेकेंड का पेनल्टी, 1 नैनो सेकेंड का पेनल्टी प्लस, नो आई एम सॉरी, मैं ही गड़बड़ कर दिया। पेनल्टी नो 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 नो, पेनल्टी नहीं लेने का, क्योंकि वो टोटल दे रहा है। यस 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 यस, टोटल दे रहा है, तो ये हो गया 5 नैनो सेकेंड। इस बार पेनल्टी नहीं लेना है। ये कितना हो गया सर? 0.9 नैनो सेकेंड इधर, और 0.1 इंटू 5 दैट इज 0.5 नैनो सेकेंड इधर। तो एवरेज कुछ आना चाहिए 1.4 नैनो सेकेंड। और ये सिर्फ रीड की बात हुई, ये सिर्फ बात हुई रीड की। नाउ नेक्स्ट इज फॉर राइट। नाउ राइट का कॉस्ट कितना लिखा है? हिट रेशियो तो सेम है, 0.9 हिट रेशियो है। 2 नैनो सेकेंड अगर कैश से काम हो गया, अगर नहीं हुआ तो 1 माइनस 0.9, और इसमें लगेगा 10 नैनो सेकेंड एज टोटल, पेनल्टी नहीं लेने का। सो दैट इज 1.8 नैनो सेकेंड प्लस 10 into this, now that is 1 nanosecond. Now this turned out to be 2.8 nanosecond. ये हुआ हमारा राइट का खर्चा। मुझे बताएं एक बार ऑब्जर्व करके, क्या यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मैं 1 बाय 1 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। यस, अभी एवरेज कैसे लेंगे एक एक करके देखते हैं। पहले 100 रीड, तो 100 इंटू 1.4 प्लस, फिर 60 रीड, 60 इंटू अगेन 1.4 प्लस, उसके बाद 40 राइट, 40 इंटू 2.8, और एवरेज पूछा है। तो टोटल ऑपरेशन कितने हुए सर? टोटल ऑपरेशन हुए 200 डिवाइडेड बाय 200। यस, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? नाउ 1.4 इंटू 100 दैट इज 140, एंड 60 इंटू 1.4, ये कितना होगा भाई? 60 इंटू 1.4, 60 into 1.4 turned out to be 84, turned out to be 84, and 40 into 2.8 turned out to be 112, or divide by 200, and this overall if I do again, so 140 plus 84 plus 112, it is 336 divided by 200. So 336 divided by 200, answer is exactly 1.68. So that is your average. अब ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन है मुझे बताइए। जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका हो सकता था 1 बाय 1, सर मैंने उसी से ऑब्जर्व किया है। ये डायरेक्ट 40, 80 एंड 40 नहीं ले सकते क्या? 80 40 कैसे लेंगे? मैं समझा नहीं, कौन से 80 40 की आप बात कर रहे हैं? इसमें पैरेलल राइट क्यों नहीं हो रहा?
सर इसमें पैरेलल राइट क्यों नहीं हो रहा? इसमें पैरेलल राइट क्यों होना चाहिए था? कोई बात नहीं, सही या गलत छोड़ दो पुनीत जी, सही या गलत छोड़ दो, आप बस लर्निंग देखो, गलती ऑब्जर्व जो हुई वो समझ पा रहे हैं क्या? वी टेक 0.9 फॉर बोथ एंड राइट, जी हाँ, क्योंकि उसने बोला है कैश का हिट रेशियो 0.9 है। देखो मैंने सर्किल बनाया है, उसने कहीं स्पेसिफाई अलग से नहीं किया कि रीड के लिए अलग है राइट के लिए अलग है, तो मैं दोनों के लिए सेम लेके चलूंगा। हाँ वहां राइट थ्रू में हुआ था, इधर मुझे बताओ इधर कहाँ ऐसा आपको लगा कि राइट थ्रू या राइट बैक इस तरह की किसी पॉलिसी की बात की गई है और फिर आपको यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वो ऑब्जर्वेशन करना है, इधर कहाँ लगा आपको? आप सॉल्व करके देखें अलग तरीके से। प्रीत, अगर आंसर मैच हो रहा है देन गुड। देखो सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा नहीं कि इक्वेशन ऐसे ही बनाएंगे, आप किसी और तरह से विजुअलाइज कर सकते हो, बट रटो मत एक बात को। यहां मैं मॉर्निंग क्लास में भी यही बोल रहा था, इस क्लास में भी यही बोल रहा हूं, क्या फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या आपसे? नहीं होंगे, ये मान लो पहले। जितने रट्टू तोते हैं सब पकड़े जाएंगे, किसी क्वेश्चन में आप रट लिए ना, आपसे गेट का क्वेश्चन नहीं बनना है ना। और अगर आप वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़ें तो वो हर चीज को बड़े क्लियर कट तरीके से लिख रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको, सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्ट करना है। यस, ओके, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है? ओके, तो बोलो टेबल इंटरप्रेट करें, मुझे लगता है सब छोटी बात है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे एक एक बात समझ आएगी। जो क्वेश्चन में लिखा वही डेटा मैंने इधर लिखा है। रीड का खर्चा 1 नैनो सेकेंड है, मेन मेमोरी तक पहुंचेंगे तो 5 लगेगा, उल्टा उसने आसान कर दिया आपके लिए। राइट का कॉस्ट 2 नैनो सेकेंड है, मेन मेमोरी पर जाएंगे तो 10 नैनो सेकेंड लगेगा। अगर इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी आपको थोड़ी तकलीफ है तो आपको समय लेना है सर, होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, सॉल्यूशन आपके सामने, पूरा बात ऑब्जर्व करो फिर देखो। ओके, आगे बढ़ सकता हूं? अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गेट 2010 में, गेट 2010 में, इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। अब देखिए वो सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो हर क्वेश्चन में पकड़े जाएंगे। देखिए इस पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, कॉमन सेंस लगाइए, आइडिया समझिए, फिर सॉल्यूशन निकालिए। एक और बात समझिए, मेरे पास स्लिम सोना बेल्ट नहीं है, समझ रहे हो, कि आप बेल्ट लगाओगे और पतले हो जाओगे, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। स्लिम गेट बेल्ट ऐसा कुछ नहीं है, या गेट सोना बेल्ट नहीं है कि आप बेल्ट बांधोगे और आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ चीजें पढ़ के आइए, कुछ होमवर्क करिए जो दिया जाता है, और फिर यहाँ दिमाग लगाइए, जो फिर नहीं समझ आए फिर जाके दोबारा पढ़िए, तब कुछ कहानी बनेगी। वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे ट्राई करते भी हैं और चीजों को फॉलो कर भी पा रहे हैं।
देखिए अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद अगर समझदार है ना तो आप एग्जामिनर की सोच से रिलेट कर पाएंगे। मैं हर क्वेश्चन में वही समझा रहा हूँ। एग्जामिनर नहीं चाह रहा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह वैल्यू पुट करके आंसर निकाल ले, वो चाह रहा है कि कुछ आइडिया आप ऑब्जर्व करें और हर जगह कुछ ना कुछ बातें जो कॉमन सेंस वाली लेवल पे हैं वहां जाके आप सॉल्व करें। अब ये देखिए फिलहाल तो क्वेश्चन है, फिलहाल आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ही मैं आपकी हेल्प करूंगा। टाइम मैंने बढ़ा दिया, करिए एक बार ऑब्जर्व करिए। और देखिए क्वेश्चन की जो जान है ना, क्वेश्चन की जो जान है वो सिर्फ सॉल्व होने से पहले तक है। अगर एक बार उसका आंसर पता लग जाए फिर उसमें कुछ मजा थोड़ी है। फिर तो आप कितनी बार करते हैं, जब आपको आंसर पता है तो फिर मजा नहीं है। जैसे जादू होता है ना, मैजिक, जब तक आपको ये ना पता हो ये कैसे कर रहा है तब तक आपको लगता है भाई क्या कमाल की बात है, और जब वो ट्रिक बताएगा आपको छी, फिर कोई मजा नहीं उसके अंदर। तो क्वेश्चन की जान महसूस करना आप तभी तक कर सकते हैं जब तक खुद कोशिश करेंगे। एक बार सॉल्व कर देंगे फिर मजा चला गया उसका, तो मजा ले लीजिए सर उसका, फिर नहीं मिलेगा। वैसे ही गेट क्वेश्चन बड़े लिमिटेड हैं। चलिए अब एक बार इसको एनालाइज करते हैं, क्या क्या डेटा आप बता रहे हैं। 5% लोग हमारे क्लास में बोल रहे हैं 2 नैनो सेकेंड, 21% लोग बोल रहे हैं 20 नैनो सेकेंड, 58 सबसे ज्यादा वोट मिले हैं सी को विच इज 58 नैनो सेकेंड, एंड 17% ने बोला है 88। चलिए अब जरा मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, और जो आपका डाउट कंफ्यूजन होगा अब उसे बताऊंगा। A computer system has a L1 cache and L2 cache and a main memory connected as shown below। हमारे हिसाब से भी कनेक्शन का यही सही तरीका है, कुछ गलत नहीं किया। पहले L1 है, फिर L2 है, फिर पीछे मेन मेमोरी है। The block size in L1 cache is 4 word and a block size in L2 cache is 16 word। हालांकि ये कहानी हमारी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी डिफरेंट है, यस और नो, क्योंकि हमने जो आइडिया समझा है हमारे हिसाब से, चाहे वो सेकेंडरी हो, मेन हो, कैश हो, है ना, हर किसी का ब्लॉक साइज सेम साइज का होता है, याद है बात आपको। लेकिन अगेन वही मैं बोल रहा हूं, कहानी में ट्विस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। दूसरी बात ये मान लेना कि जैसे हम पढ़ते हुए कभी कभी बड़े एक्साइट हो जाते हैं, ये मान लेना कि जो हम पढ़ रहे हैं बाजार में वही चल रहा है, ये गलत है। क्योंकि देखिए इस तरह के आइडियाज भी हो सकते हैं जहां पे ब्लॉक साइज चेंज कर रहा है, बट फिलहाल जो डेटा उसके हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे तो कह रहा है कि जो ब्लॉक साइज है L1 में 4 वर्ड्स है। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर में ये भी मैंने बात कई बार बोली है, व्हाट इज वर्ड, वर्ड इज नथिंग बट लोकेशन, इजंट इट, नंबर ऑफ लोकेशन। तो इसका मतलब इधर एक ब्लॉक में 4 लोकेशन है, जबकि इधर L2 के अंदर एक ब्लॉक में 16 लोकेशन, 16 वर्ड्स का बंडल बनाया, इधर 4 वर्ड्स का बंडल बनाया। नाउ द मेन मेमोरी access time are 2 nanosecond, 20 nanosecond and 200 nanosecond for L1, L2 and main memory respectively। 2 nanosecond है L1 कैश में, टाइम सर्च बता रहा है। मेमोरी एक्सेस टाइम 20 नैनोसेकंड है L2 के लिए, और 200 नैनोसेकंड है इधर, है ना। तो यहाँ कौन पूछ रहा था मुझे यार नाम याद नहीं। दुख की बात है कि कैश का टाइम कम है, मेन मेमोरी का ज्यादा है। कोई साहब पूछ रहे थे कि क्यों ना कैश का टाइम ज्यादा कर ले, है ना। बट खैर कैश हायरार्की बनाए इसीलिए उसकी सार्थकता ही भाई जब तक है जब तक उसका वैल्यू कम है। तो जो वैल्यू ये लिख रहा है मुझे बताइए क्या ये लॉजिकल लग रही है आपको वैल्यू? यस, तो ये भी सही लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पहले कम है फिर ज्यादा फिर और ज्यादा। आगे पढ़ता हूं। When there is a miss in L1 cache and a hit in L2 cache, a block is transferred from L2 to L1। अब इसकी बात समझिएगा, कहता है जब मिस होता है L1 में और L2 में हिट होता है तो एक ब्लॉक आप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम L1 टू L2। अब गौर करिए, ये कहानी में ट्विस्ट है, ये इसने नहीं बताया कि कौन सा ब्लॉक। ये बात फॉलो कर पा रहा है? वो चाहता तो बता सकता था, उसने ये तो बोला कि ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे, ये भी कॉमन सेंस है भाई। अभी मिस हो गया, हिट हुआ है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपन ब्लॉक रखेंगे, लेकिन कौन सा?
L1 अपने हिसाब से ब्लॉक सोचेगा या L2 के हिसाब से सोचेगा, ये एक सवाल हो सकता है जिसका जवाब मैं दूंगा। आगे बोलता है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर, इसमें कितना समय लगेगा। तो पहले मैं जवाब दे दूं इस बात का। ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये एक सिस्टम बस है ना। अगर आर्किटेक्चर में भी आप देखेंगे बहुत सारे डायग्राम, तो मान लीजिए यहां लिखा है 32। मैंने पहले भी इस बात को बताया, मुझे पता नहीं इस वाले कोर्स में भी ये बात आई है सामने की नहीं, क्योंकि अभी हमने मेमोरी पे काम नहीं किया। नाउ दैट रिप्रेजेंट्स कि जो बस है उसके अंदर 32 लाइन है। अभी 32 बिट की लाइन अलग अलग तो नहीं बना सकते ना बुक में। डू यू अंडरस्टैंड कि डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई कहता है मेरे पास 32 की बस है, 32 बिट की, तो क्या मैं 32 अलग अलग बनाऊंगा? नहीं। तो एक नॉमेनक्लेचर हमने डेवलप किया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक लाइन लेकर वहां पे ऐसे 32 लिख देते हैं। अब पढ़ने वाले को क्या समझना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लाइन नहीं है, 32 लाइन है। क्या बात फॉलो कर पा रहे हो? यस। ठीक उसी तरह से यहां पर इसने दोनों तरफ एज लगाया, बता रहा है ट्रांसफर के लिए, और फिर यहां पर ये डैश लगा के फॉरवर्ड लिख दिया, तो बता रहा है कि एक साथ 4 वर्ड आ सकते हैं। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब जहां तक बात है उस क्वेश्चन की है, देखिए पहली बार ये क्वेश्चन हमारे सामने, ऑब्वियसली मैंने भी अभी आपको नहीं पढ़ाया, और ऑब्वियसली हम पढ़ते भी नहीं है स्टैंडर्ड तरीके से कि अगर डिफरेंट ब्लॉक साइज हो तो क्या हो, बट ये कॉमन सेंस है। L1 क्या L2 से रिलेटिवली बहुत छोटा होगा? यस और नो, ये सिस्टम है। तो अगर आप ब्लॉक साइज चेंज कर रहे हैं, तो L1 अपने हिसाब से ब्लॉक लेके आएगा या L2 के हिसाब से लेके आएगा? सोचो यार, L1 अपने हिसाब से लेके आएगा, L2 के हिसाब से क्यों लेके आएगा? वरना तो पूरा L1 ही भर जाएगा। तो इसका मतलब सर, मुझे आपके 16 या आपकी ओरिएंटेशन हो सकती है ना मैनेज करने की, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी औकात के हिसाब से लेके आऊंगा, और मेरा ब्लॉक 4 वर्ड का है। मजे की बात है, क्या 4 वर्ड का ब्लॉक सिंगल एक्सेस में ले आऊंगा या कई बार एक्सेस करना पड़ेगा? ये सोचने की बात थी। एक बार में हो जाएगा सर, क्योंकि क्लियर कट मेंशन है कि जो डेटा बस है वो 4 वर्ड का है। तो सिंगल टाइम आप L2 एक्सेस करेंगे, यस और नो? जब L2 एक्सेस करेंगे तो यहां पर कितना खर्चा होगा आपका? 20 नैनो सेकेंड का, और उसके बाद 2 नैनो सेकेंड और, क्योंकि वो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? तो 20 + 2 बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर लोगों ने जो आंसर किया है दैट इज 22 नैनो सेकेंड हमारा आंसर होगा। अब एक बार पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। टू नैनो सेकेंड वालों के पास नासा का कंप्यूटर है। हाँ ये बात तो सही है, ये मेरी भी समझ से परे है कि ऑप्शन ए, ये लोगों ने क्या सोच के आंसर किया है। अबे लाइन 1 में मिस हुआ है, लाइन 2 में हिट हुआ है, पूरा ट्रांसफर भी हो गया है, सारा काम 2 नैनो सेकेंड में कंप्लीट कर दिया भाइयों ने। ये फिर भी एक लेवल को माना जा सकता है। 88 भी मैं समझ रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे 4 ब्लॉक लेके आए हैं, ये भी समझा जा सकता है। ये समझ से परे है कि 22 में कैसे 2 में कैसे गेम ओवर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन का आइडिया फॉलो कर पाने के, और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट था या कॉमन सेंस था? हालांकि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ अपन नया सीखते हैं, और मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं एक टेम्परामेंट डेवलप करिए जिससे आप एग्जाम में घबराएंगे नहीं। टेम्परामेंट क्या? क्या आपको ये मान के चलना है यू नो कि व्हाट शुड आई से, क्या आपको ये मान के चलना है कि जो क्वेश्चन मिलेगा वो पैटर्न मिलेगा, सॉल्व होगा? हर बार कुछ नई बात हो सकती है। अच्छा, ऋतिक पूछ रहे इसमें पेनल्टी क्यों नहीं ली? सर पेनल्टी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसने मुझसे पेनल्टी पूछी नहीं। दोबारा समझिए, क्या इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एक्सेस टाइम निकालना था क्या? सोचो आप, नहीं ना। तो फिर पेनल्टी लूं या ना लूं? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है। उसने पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर का टाइम निकालना था, वही मैंने लिखा है। सोचिए, फिर पेनल्टी कहां से आ गई? मैंने तो ट्रांसफर का टाइम लिखा है, 20 नैनो सेकेंड यहां से डेटा एक्सेस करके इधर लाने का, और 2 नैनो सेकेंड स्टोर करने का। पेनल्टी तो मैं तब लेता ना सर जब हिट रेशो होता, मिस रेशो होता, एवरेज निकालना होता। पेनल्टी नहीं लेना है यहाँ पे, सिर्फ ट्रांसफर की बात की गई है। क्वेश्चन पढ़िए, मैं हर बार यही बोल रहा हूं, क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है। देखिए होता क्या है,
कुछ लेवल तक काम करने के बाद क्या कुछ बातें हम अज्यूम करने लगते हैं? हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन डिफरेंट है, आइडिया डिफरेंट है, तो आप अज्यूम मत करिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, जो पूछा उस पर बात करिए, आपको समझ आएगा। देखिए ट्रांसफर टाइम कैसे पता लगेगा, सुबीर कुमार, हर बार कह रहा आप ही, पर चलो कोई बात नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं ट्रांसफर का जो टाइम है वो मेंशन किया गया है क्या? ट्रांसफर का टाइम मुझे बताएं। मेरी तकलीफ समझे, मेरी समस्या समझे, तो बताओ क्या मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास कोई ऐसी विद्या है, कोई काला जादू है कि मैं ट्रांसफर टाइम जनरेट कर लूंगा? अबे जब टाइम दिया ही नहीं गया तो इजंट इट कॉमन सेंस कि मैं कैश 2 का टाइम, L2 का टाइम देखूंगा, L1 का टाइम देखूंगा और ये मान के चलूंगा कि दिस ट्रांसफर इज टेक्निकली नेग्लिजिबल। दरअसल मैं तो एक बार L2 को एक्सेस करने का टाइम ले रहा हूं, एक बार L1 को एक्सेस करने का, बात खत्म। बेटा ये तो देखो, जब डेटा गिवन नहीं है, गिवन हो मैं इस्तेमाल ना करूं तो मेरी गलती है। सोचो आप खुद, क्या उसने क्वेश्चन में कोई ट्रांसफर टाइम की बात की है? फिर मैं क्या करूं बताओ? सिद्धांत पूछ रहे हैं पहले L1 में मिस हुआ, उसका टाइम क्यों नहीं लिया? इस बात का जवाब सर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं एवरेज एक्सेस टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहा। यस, अभी क्या बाहर गए थे 5 मिनट के लिए, कुछ फूंक के आए हो क्या? पिछले 10 मिनट से इस पे बहस चल रही है क्या? अभी इस बात का जवाब बाबू दे चुका हूं मैं कि सर यहां पे एवरेज एक्सेस टाइम नहीं पूछा गया आपसे, सर ट्रांसफर का टाइम पूछा गया है। श्वेता कह रही है ओके थैंक्स हनी। हनी ने आपका डाउट सॉल्व कर दिया श्वेता? भैया हनी ये विद्या हमें भी दो, ये हमसे पैसे ले लो, ये विद्या हमें भी दो। कैसे आप यहाँ डाउट सॉल्व कर रहे हो कमेंट में, हम बोल के नहीं कर पा रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा इसी से एक बात याद आई, आप रिलेट करें तो बताइएगा। जब अपन क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट अपने को समझ नहीं आते। यस और नो? मैं यहाँ की, मैं कॉलेज की कहीं की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब अगले दिन सुबह एग्जाम होता है ना, और आप किसी को पकड़ते हैं, ये देखो आदित्य मेरी बात से रिलेट कर पा रहा है, उसको पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपका दोस्त आप ही के, आपसे मिलते जुलते बौद्धिक स्तर का होगा। ऐसा नहीं है वो नेक्स्ट लेवल पढ़ा रहा है, लेकिन जो पढ़ाता है ना बाय गॉड सब समझ आता है, सब समझ आ रहा है। अगर अपन लाइन लिख रहे हैं और वहां पे उसने कुछ ऐसा सिंबल बनाया, अपने को नहीं पता ये अल्फा बीटा गामा है, क्यों टेंशन लेना? तब आपको सब पता है, कॉमन सेंस, आप ऐसा ही बना दोगे एग्जाम में, ऐसी की तैसी, हमें क्या पता क्या है वो, लेकिन उस समय सब कुछ समझ आ रहा होता है, क्लियर एकदम, जैसे खुद भगवान समोशरण लगा के बैठे हुए हैं, ज्ञान की वर्षा हो रही है और दुनिया के सभी जीव वहां पे आए हुए हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। चलिए तो कुछ वही बात यहाँ है, हम समझा समझा के थक्के, बात नहीं समझ आई, हनी ने कमेंट करके समझा दिया, बहुत शानदार। अच्छा ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन लिंक क्वेश्चन था फॉर 2 मार्क्स, तो एक मौका और है आपके लिए, एक मौका और है। ये देखिए अब इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको ऑब्जर्व करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। इन क्वेश्चन को प्रेशर मत मानो यार, मजा लो, पूरी आइडिया को समझो तब ऑब्जर्व करो। प्रेशर मानोगे तो पक्का गड़बड़ कर दोगे। हाँ एक बार पढ़ लेना प्लीज कि क्या पूछ रहा है ये, फिर कभी दोबारा हिट रेशो मिस रेशो की बात करो।
टाइम कम पड़े तो मुझे बताइए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में और टाइम बढ़ाने की जरूरत है, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है। आपको समझ आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। चलिए क्या क्या ऑप्शंस आए हैं सर। सबसे ज्यादा डिसाइसिवली लगभग आधे लोगों ने क्लियर कट बोला है 222 ऑप्शन ए। 18% लोगों ने बोला 888। 32% लोगों ने बोला है सी दैट इज 902 एंड 4% लोगों ने बोला है डी दैट इज 968। चलिए ऊपर की पूरी कहानी तो सेम, इट वाज अ लिंक क्वेश्चन, डायग्राम सेम है, यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो बस लास्ट की 2 लाइनें हैं, तो वही पढ़ने की कोशिश करता हूं। कहता है when there is a miss in both L1 and L2 कैश। ओके तो इस बार दोनों मिस कर दिया है। और कहानी, अच्छा क्या मेन मेमोरी में मिस होगा? अब इस डायग्राम के हिसाब से आगे हम जा ही नहीं रहे, तो मान के चल रहा है कि वो डेटा मेन मेमोरी में होगा। कहता है द ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू L2 एंड देन द ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम L2 टू L1। पहले मेन मेमोरी से L2 में लेके आएंगे, फिर L2 से L1 में लेके आएंगे, और फिर मैं दोबारा बता दूं भाई साहब, हिट मिस की बात मत करना, पेनल्टी की बात मत करना, ये सिर्फ ट्रांसफर का टाइम पूछ रहा है। सही बात है क्या? ठीक है, तब मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, जब मैं L1 और L2 को ऑब्जर्व करूंगा, मेन मेमोरी में ब्लॉक का साइज गिवन है क्या? बात ही नहीं की उसने ना, कोई टेंशन नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। बस मुझे तो आप ये बताओ, जो भी मेमोरी डेटा अपने से हायर एंड मेमोरी से लेके आएगा, अपने हिसाब से लेके आएगा कि उसके हिसाब से लेके आएगा? अपने हिसाब से लेके आएगा ना। बहुत बढ़िया। तो ये बात मानने में किसी को कोई तकलीफ है कि L2 जो है 16 वर्ड का ब्लॉक लोड करेगा L2? अच्छा, लेकिन अब इस डेटा बस की तरफ नजर दौड़ाइए और मुझे बताइए, क्या ये काम एक बार में हो जाएगा क्या दोस्त? नहीं नहीं सर, एक बार में कैसे होगा? वेरी गुड। तो 4 बार में करना पड़ेगा, क्योंकि यार एक बार में तो 4 ही वर्ड आएगा और मुझे 16 चाहिए, तो 4 4 4 4 4 बार एक्सेस करूंगा। पहली बार जाऊंगा मेन मेमोरी में, को एक्सेस करूंगा, 200 का खर्चा होगा, फिर उसको लाके L2 में सेव करूंगा, 20 का खर्चा होगा, और ये खर्चा मुझे 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं क्षमा चाहता हूं मेरे इन भाइयों से, ये कैसे 222 में पूरा सेटलमेंट कर दिए? अबे ये तो देखते ब्लॉक का साइज क्या और डेटा बस का साइज क्या है, ये देखा ही नहीं क्या भाई? अभी बताया ऑलरेडी इस बात को। एक बार में 4 वर्ड जा सकते हैं, 16 का ब्लॉक है, इन्होंने तो मेरे ख्याल से यही किया है। 200 + 20 + 2 मुगली घुट्टी 555 पिए इन लोगों ने। तो ये ज्यादा कॉमन सेंस हो गया, कह रहा कॉमन सेंस लगा दिया भाई, ये ज्यादा कॉमन सेंस हो गया यार। चलो, इतना खर्चा कर लेने के बाद अब क्या L2 में डेटा आ चुका है? हाँ। जब L2 से L1 में लोड कीजिएगा, अभी क्या लोड करेंगे? सिर्फ 4 वर्ड या 16 वर्ड? ये काम हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में यार, है ना। तो 20 का खर्चा होगा कैश को एक्सेस करने में, 2 का खर्चा होगा L1 को एक्सेस करने में, बस बात खत्म हो गई। ये कितना हो गया? ये टोटल सम हो गया। आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी 902। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कभी कभार ही कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है। पहले 22 था, अभी फॉर्मूला बाजी यहां कर दी सर।
खैर जो भी है मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या ये आपकी समझ में आ रहा है? और भी कुछ ऐड करना है क्या? सर लास्ट 22 ही नहीं किया। अच्छा आपने नहीं किया, ओके ओके कोई बात नहीं। और मैं सुदीप आपकी तारीफ करूंगा, आप क्लास में बने हुए लेकिन बड़े लिमिटेड कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह ज्यादा ध्यान डेटा गैदर करने पे करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़ सकता हूं इस क्वेश्चन से अब? यार ये बताओ, ये कोविड जा रहा है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा शादियां होनी दोबारा शुरू हो गई हैं? मेरे पास इतने सारे इनविटेशन आ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं है। लोग वेट कर रहे हैं बैठ बैठ के कि बस। गलत भी नहीं है, मैं नहीं मान रहा गलत है। अब लोगों की शादियां इतने समय से रुकी हुई हैं, क्या कर सकते हैं। आपके दोस्त की शादी है 15 को। एक मिनट रुको। ये मुझे किसी ने आज फोटो भेजा है, अब पता नहीं, हालांकि ये कुछ ज्यादा मुझे गलत भी नहीं लग रहा। ये देखिए, ये 1-2 दिन पहले का, ऐसा मुझे बताया गया है, वैसे लिखा तो है। ये मनाली की मॉल रोड का फोटो है। अभी ज्यादा पुराना तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो कुछ लोगों ने तो मास्क भी लगाए हैं। तो आप देख रहे हो भाई, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। मनाली इतने लोग क्यों जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं, आनंद लेने के लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का तो अभी घूमना फिरना, खाना पीना सब शॉर्ट टर्म रखना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा समय किस पे देना है सर? गेट के ऊपर देना है। चलिए ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए। अपन सिंगल है तो कहाँ जाए? तो भाई ये किसने बोला मनाली में डबल ही जाते हैं? आपको शादी में कहाँ जाना है? अभी मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, उसके बड़े भाई की शादी है, और हालांकि मैं जा नहीं पाऊंगा। शादी वाराणसी के पास एक जगह सोनभद्र यूपी में, वहां पे है 13 तारीख की, बट पॉसिबल नहीं है। कल एक और शादी है पटना में, हमारे टीम की एक मेंबर है, वहां जाना है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो फ्लाइट में कोविड टेस्टिंग, ये वो, फिर आप लोगों की क्लास बड़ी बड़ी वो है मुश्किल। मैं दिल्ली में हूं। ये क्वेश्चन आसान है, ये गलत करोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करना, क्योंकि मैं खैर बोलते हुए डर रहा हूं, बट शायद ये क्वेश्चन फॉर्मूला बाजी से होगा या कॉमन सेंस से होगा, आप लोग डिसाइड करिए। मैं अहमदाबाद कब आऊंगा? फिर से आ जाऊंगा 5-6 महीने में, फिर चक्कर लगेगा मेरा पक्का। अहमदाबाद में साल में 2 बार आता ही हूँ। टॉपिक चेंज करते हैं, हाँ करना है, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन है पेंडिंग है, इनको खत्म करते हैं, फिर एक नया आइडिया बताऊंगा आपको।
ऐसे में निकलूंगा तो पूरा भारत भ्रमण हो जाएगा, बट खैर मैं धीरे धीरे मैनेज करूंगा इसे कि थोड़ा घूमना स्टार्ट करूं, रोज कहीं से क्लास लूं और फिर घूमूं। पटना में तो कॉलेज खुल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। राजस्थान शायद मुझे सैटरडे संडे आना पड़े। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ूं एक बार। जयपुर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कंसीडर अ 2 लेवल कैश, एक्सेस टाइम टू लेवल 1 लेवल 2 मेन मेमोरी। ठीक है भाई, तो अगेन जो ऑब्जर्वेशन है, सीपीयू होगा हमारे पास सबसे पीछे, उसके आगे होगा लेवल 1 कैश जो सबसे फ्रंट पे कमांड संभाले होगा, उसके पीछे उससे थोड़ा बड़ा लेवल 2 कैश होगा, और उसके पीछे मेन मेमोरी होगा। ये ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में तुरंत अपने को बना लेनी है। आंसर में देखूं तो 15% and then 8% and then 76% I think and then 2%. यस, फिर देखिए कहता है अच्छा एक्सेस टाइम बोल रहा है, दिस इज 1 नैनो सेकेंड, दिस इज 10 नैनो सेकेंड एंड दैट इज 500 नैनो सेकेंड। द हिट रेशियोज ये बता दिया, हिट रेशियो भी बता रहा है भाई। बाद में देखो पूछना बता दे, लोग पूछेंगे ये कैसे पता लगा, भाई सब लिखा है इसने। हिट रेशियो 0.8, 0.9 और लास्ट का लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1। यस, आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैश। अब बेटा पहले ही बता दो, बाद में मुझे परेशान मत करना। जब इसने ये शब्द लिख दिए तो क्या करने का, वेरी गुड, पेनल्टी नहीं लेना है, साइमल्टेनियस एक्सेस की तरह सॉल्व करना है। तो फिर तो साधारण सी इक्वेशन बननी चाहिए, जहां गलती करूं टोकिएगा। रीड राइट का कुछ अलग से बात की नहीं इसने। तो सबसे पहले लेवल 1 कैश 0.8 केस में होगा कि डेटा यही मिलेगा और कहानी 1 नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। प्लस अगर इधर मिस हुआ जो कि 1 माइनस 0.8 में होगा और सेकंड पे हिट हुआ जो कि 0.9 है, इधर आई एम सॉरी पेनल्टी नहीं लेने का, सो जस्ट राइट 10 नैनो सेकेंड, जस्ट राइट 10 नैनो सेकेंड एंड प्लस अगर दोनों जगह मिस हुआ 1 माइनस 0.8 एंड 1 माइनस 0.9, उस केस में 500 ही है ना ये डेटा, यस, उस केस में राइट 500 नैनो सेकेंड। वैल्यू ऑब्जर्व करिए, आइडिया देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या, पॉज तो नहीं हो रहा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं करूं क्या, आंसर मेरे ख्याल से 12.6 मिली सेकेंड आ रहा होगा, विच इज ऑप्शन सी। तब ये भी ट्विस्ट है, कभी कभी आप सोचते हैं, और गेट में भी ऐसा होगा, आपको बताऊं, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है तो एक बार फिर भी आपको सावधान हो जाना है, यार आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा खैर, आप लोग बता भी रहे हैं, पहला कंपोनेंट 0.8 आएगा, अगला कंपोनेंट 1.8 आएगा और अगला कंपोनेंट 10 आएगा। ये टोटल ओवरऑल सम होके 12.6 हो जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये दोनों क्वेश्चन लीक से थोड़े से हटके हैं, ये आपको परेशान करेंगे। सर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व हुआ इस टॉपिक से। देखो मैं एक बात आपको दोबारा बताऊं, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये काम करना आसान है या मुश्किल है? ये काम करना मुश्किल है। दूसरी बात, ईमानदारी की बात, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है, क्या आपने काम आज से पहले कई बार करने की कोशिश की है? क्या आपने काम आज से कई बार पहले करने की कोशिश की है? ज्यादातर केस में आंसर है नो, ज्यादातर केस में, है ना। ऑब्वियसली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये रियलिटी है ना। लेकिन अब बात है, ठीक है, पहले नहीं किया, अलग अलग मसले थे, अब अपने को लर्निंग करनी है। दो चीजें हैं देखो, एक तो आपको काम करना पड़ेगा,
है ना। आप अगर सिर्फ आते हैं 2 घंटे लाइव क्लास देखते हैं तो सर अच्छा है, ना करने से तो बेहतर है, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ खुद समय बिताना पड़ेगा, इस बात को समझिए। अभी जो आप अच्छा आप एक बात समझो, आप एक बात समझो कि चलो मैं आपको इस आइडिया से समझाता हूं। मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है एक्स, और एक लड़की है जिसका नाम है वाई। ध्यान से समझिएगा इस बात को। लड़के का नाम है एक्स और लड़की का नाम है वाई, है ना। और ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, ये एक्स बात कर रहा है बट एक्स की हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। तो एक्स क्या कर रहा है, एक्स जेड के थ्रू बात कर रहा है। एक्स बात कर रहा है जेड के थ्रू, ये है जेड और ये देखो ये जेड है। तो अब जेड के थ्रू बात करना आसान है या मुश्किल है, मुझे बताओ। जेड के थ्रू बात करना हमेशा आसान है, क्योंकि आपको घबराहट नहीं है, आप जेड के साथ कंफर्टेबल हैं। तो आप जेड को अपनी बात बोल देते हैं, फिर जेड अपने हिसाब से वाई तक बात करता है, फिर वाई जेड को रिस्पॉन्स करती है, फिर जेड आपको बताता है। लेकिन एक्स को यह समझना पड़ेगा, क्या वो हमेशा जेड का सहारा लेगा? अबे रुक जाओ यार, नहीं। तो एक ना एक दिन डर लगेगा स्टार्ट में, लेकिन अगर आपको प्रोसेस सही करनी है तो आपको डायरेक्ट एक्स से बात करनी पड़ेगी। यस। और अब आप जो समझदार लोग हैं, जेड का जेंडर क्या है? अबे जेंडर छोड़ दो, मैं हूं जेड, समझो इस बात को, मैं हूं जेड। तो अब आप ये एक्स है, ये आपका सिलेबस, आपका सब्जेक्ट वाई, और मैं जेड हूं। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। और जब भी आपको डर लगता है, आप घबराते हैं, ये टॉपिक कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं होता हूं आपका ढाढ़स बंधाने के लिए। सही बात है कि नहीं? घबराओ मत, हो जाती है बात, कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप पूरी जिंदगी मेरे थ्रू बात नहीं कर सकते सर, समझिए इस बात को। एक ना एक दिन घबरा के, डर के आपको बात करनी पड़ेगी। और क्या पता बाद में आपको लगे बात करना बहुत आसान था, नहीं। तो कुछ समय वाई के साथ अकेले बिताइए, तो बस इतनी सी बात है ना। क्योंकि काम मैं नहीं आ सकता, काम वाई आपके डायरेक्ट आएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से काफी लोग रिलेट कर पाए और मजा अब क्या बोलूं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप समय बिताइए थोड़ा सा। अच्छा, एक और बात है, क्या ऐसा हो सकता है वाई के साथ आपकी दाल नहीं गले? मुझे एक बात और बताओ, आखिरी बात समझाता हूं, डर किस बात का है। क्या ऐसा हो सकता है वाई के साथ आपको मजा ना आए? ऐसा हो सकता है सर, लेकिन मजे की बात यह है, इस दुनिया में यही एक वाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाई हैं। यस और नो? मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके लिए यही एकमात्र ऑप्शन है, नहीं। पता नहीं बाद में कितने लोग एमटेक करेंगे, कितने लोग सीएसआईटी फील्ड में जाएंगे, पता नहीं कितने लोग कहां कहां अलग अलग आइडियाज में काम कर रहे होंगे। यस, लेकिन अगर आपकी हिम्मत डेवलप हो गई ना वाई से डायरेक्ट बात करने की, तो फिर आप बाकी वाई से भी डायरेक्ट बात कर पाएंगे। कोई ना कोई वाई तो पटी जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये किसने कहा है कि इसी वाई को पटाने का है? बहुत सारे वाई हैं यार। चलिए, तो घबराने का नहीं है, थोड़ा समय बिताइए इस आइडिया के साथ। जो भी नया काम करते हैं उसमें थोड़े डाउट, थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, यस, लेकिन आप अच्छा करोगे लाइफ में जब आप ये मैं बात पहले भी इस मसले में मैं कई बार बात कर चुका हूं। आपका नॉलेज सेकेंडरी है सर, आपका नॉलेज सेकेंडरी है। पहला जो चीज आपकी सक्सेस डिसाइड करेगा वो आपका एफर्ट और आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, इजंट इट?
प्रॉब्लम गिनाने का नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बात समझ आएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे डायरेक्ट 1 to 1 इंटरेक्ट करो, उससे भागो नहीं। ठीक है, तो अब कुछ नया आइडियाज की बात करते हैं। 2-3 नए लॉजिक में डिस्कस आपसे करूंगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक बात आपसे करनी है, वो करनी है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की। क्या ये बहुत कमाल का चैप्टर है? हाँ, अभी मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन रौनक, मैं लेता हूं क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत कमाल का है और इनपुट आउटपुट अंडर, अगेन दोबारा समझो, क्या इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना आसान होगा? नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं। रिलेटिवली क्वेश्चंस भी उतने पूछता है क्या जितना कैसे पूछता है? नहीं, कम क्वेश्चन पूछेगा रिलेटिवली। सब पढ़ेंगे डीएम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो जो तरीके हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि आपको अप्रोच क्या करनी है? आपको अप्रोच यही रखनी है कि यहाँ आप कुछ सीखने के लिए बैठे हो। बहुत सारी इतनी शानदार चीजें हो रही होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती, जब आप उसको सीखते हो तो बात समझ आ रही होती है। यस, तो एक एक आइडिया बाय आइडिया से ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो डाउट होगा उसको उसी तरीके से सीखिए, तब रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए, मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इन जनरल when a computer say, when we say a computer, ये बात तो मैं आपसे कई बार बोलता हूँ ना, दोबारा बस ये आर्ग्यूमेंट याद दिला रहा हूँ। इसका मतलब ये चोरी का अमल नहीं है, मैंने सोच समझ के खुद लिखा है कि किस तरह से आपको विजुअलाइज कराऊं। कंप्यूटर का मतलब आमतौर पे दो ही बातों से माना जाता है, सीपीयू प्लस मेन मेमोरी या सीपीयू प्लस मेमोरी, इजंट इट? यस, लेकिन ये कंप्यूटर क्या किसी काम का है? But the computer does not serve any purpose if it cannot receive the data from the outside world or cannot transmit the data to the outside world. जब तक आप इसमें इनपुट का और आउटपुट का मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे तब तक कुछ मजा आएगा क्या? मुझे बताओ। वेरी गुड। सो इनपुट आउटपुट। अच्छा, पहले मैं एक बात और कर लेता हूं। देखिए, पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, आजकल चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आप कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज करते हो, मुझे बताओगे? कौन कौन से इनपुट डिवाइस? हाँ, तो कीबोर्ड, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। कौन है भाई ये? ओहो, तो अगर इनपुट डिवाइस की बात करें, वेरी गुड, माउस है, उसके बाद कीबोर्ड है ना, ये सब हमारे क्या है? और मेरे केस में तो ये देखिए, ये टच पैड है, ये सब के सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आजकल तो टच स्क्रीन आपका हो गया, माइक है, ये कैमरा है, बहुत अच्छा है ना। बट अगर मैं आमतौर पे, तो ये तो वो डिवाइस है जो इन जनरल हम यूज कर रहे होते हैं। बाकी डेटा जो आपको चाहिए वो आजकल आप जानते हो ज्यादातर इनपुट डेटा आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, तो सही बात है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। सिमिलरली आउटपुट डिवाइस, अब अगेन स्क्रीन, आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल बताऊं किस चीज का? इंटरनेट से डाउनलोड करने का? अच्छा, कौन सा डेटा डाउनलोड करते हो भाई इंटरनेट से? ये मेरी क्लास आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो भाई? मेरी क्लास जो आप देख रहे हैं, हाउ यू आर एक्सेसिंग दिस क्लास? थ्रू द इंटरनेट। अच्छा, ठीक है। सो वाइल, अगेन सिमिलरली बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी होंगे, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। तो वाइल, ये मैं क्या लिख रहा हूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इंडिपेंडेंट डिवाइस विच सर्व दिस पर्पस। अच्छा, इनको इंडिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है? इन डिवाइसेस को क्या हम इंटीग्रल कंप्यूटर का पार्ट मानते हैं? नहीं। और एक और बात समझिएगा, एक कंप्यूटर बनाते हुए या एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हुए क्या हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? नहीं। ऐसा इसलिए भी है, सोचिए, कि हम इन मार्केट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहते। हमारा काम ये नहीं है कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस बनाएं, हमारा काम सिर्फ ये है हम ऐसा मैकेनिज्म दें कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हमसे कनेक्ट हो सके। यस और नो? यस। अब ये उस कंपनी का काम है, सोचिएगा इस बात को।
ये उस कंपनी का काम है कि वो इस तरह के डिवाइसेस बनाए जो हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो, है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप फोन की बात कर लेते हैं, है ना। अब फोन बनाने वाली जो कंपनी है, क्या उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे सिस्टम, हमारे स्क्रीन के लिए कोई क्या बोलते हैं उसको भाई, स्क्रीन गार्ड कैसे बनाएगा, स्क्रीन कवर कैसे बनाएगा, वो उसका काम है, वो हैंडल करेगा। अगर कोई कंपनी स्क्रीन कवर बना के बेच रही है तो इजंट इट। हमारा काम है मोबाइल फोन पर कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक उसी तरह से अभी इनपुट आउटपुट को कैसे हैंडल करना है सिस्टम के साथ वो हम देखेंगे, बट ये इंडिपेंडेंट डिवाइसेस हैं, इनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? और लोगों ने इसमें समय के साथ बहुत इंप्रूवमेंट की है। आजकल आमतौर पे जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, आप एक डिवाइस लगाते हैं और बिना आपसे पूछे जल्दी 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 खुद में कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है और वो यूज करना चालू। याद है एक टाइम पे, हमें तो याद है डिवाइस ड्राइवर्स, भाई साहब सबके साथ सीडी आती थी, उसको लगाने का, इंस्टॉल करने का, तब गेम चालू होता था, चाहे वो माउस है या कोई भी कहानी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल हितेश सही बोल रहा है। सबके पास एक सीडी का कलेक्शन होता, सिस्टम फॉर्मेट करना 3 घंटे का काम था भाई। अब कुछ नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। और हॉस्टल में कोई बच्चा जरूर होता था जो सब डेटा रखता था अपने पास, सब उसके पास ही जाते थे, भाई साहब चलो शुरू हो जाओ, उनको मजा भी आता था। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जरा थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से देखिए, ये इस डायग्राम में मैंने डायरेक्ट आपकी बुक से लिया है, मॉरिस मैनो से डायग्राम। जैसे दिखाया गया है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं। अब डिस्क है तो उसको मैं एज ए इनपुट डिवाइस ट्रीट कर रहा हूं, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है। क्या इन डिवाइसेस को हम प्रोसेसर के साथ, सीपीयू के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं या करना चाहते हैं, या यहाँ पर हम एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है? एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जिस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरफेस की। मितुंजय पूछ रहे ये चोरी का माल है सर? नहीं, देखो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, ये तो एक प्रोसेसर का डायग्राम है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो मैं आपसे बोलूं आप चोरी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी आपने तो बनाई नहीं है। सोचो, अगर आप 2 पैरों पे चल रहे हैं, मैं आपसे ये बोलूं कि आप तो चोरी का काम कर रहे हैं, आपने किसी से सीखा है। तो अब ये इतने ज्यादा जनरल बातें हैं, तो अगर मैं इस डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या इस बुक के बनाने वाले ने बताया भाई साहब ये तो सत्य है? इजंट इट? सोचिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना क्या चोरी कहलाएगा? नहीं, ये चोरी का माल, जहां चोरी का माल है वहां मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये चोरी का माल नहीं, ये ओपन सोर्स है। इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं बोल रहा था इंटरफेस। इंटरफेस क्यों चाहिए? इंटरफेस देखिए तभी चाहिए होता है कि इंटरमीडिएटरी जब डायरेक्ट चीजें हैंडल करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको याद दिलाता हूं वो है स्पीड। आमतौर पे कौन बहुत फास्ट होता है, प्रोसेसर या आईओ डिवाइस? आमतौर पे प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, और आगे अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रोसेसर का बहुत सारा समय वेस्ट हो डायरेक्टली डिवाइस से बात करने के लिए, तो बीच में एक इंटरफेस लगाना जरूरी होता है जो इस इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत आसान बनाता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ, आप उसको ड्राइवर ही मान सकते, बट अब अगेन फिलहाल ये जो आइडिया आपको यहां नजर आ रहा है, चाहे आप इसको हार्डवेयर मान लो, सॉफ्टवेयर मान लो, फिलहाल अपन उस पर नहीं जा रहे, बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ इंटरफेस। अच्छा, मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप बड़े उत्साहित लोग हो, बहुत जल्दी आप मोटिवेट हो जाते हो। ये जो आप पढ़ रहे हो और इस चैप्टर में जो भी पढ़ोगे, क्या मार्केट में सब कुछ ऐसे ही रन हो रहा है आज भी? सर ये सब आउटडेटेड है, 1960s 70s के डायग्राम है, ये सब आउटडेटेड है। तो आपके सिस्टम अलग लेवल पे खेल रहे हैं, तो भगवान के लिए मत मानिएगा कि ये ऐसे हो रहा और वो ऐसे हो रहा और अच्छा हमने ऐसा किया है। इसका अभी जो रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। यस,
अच्छा, अब अगली बात है फॉर्मेट की, डेटा फॉर्मेट की। क्या हो सकता है प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस का डेटा फॉर्मेट डिफरेंट हो? हाँ, हो सकता है। मान लीजिए एक एस्काई कोडिंग यूज कर रहा है, यूनिकोड कोडिंग यूज कर रहा हो, तो जब ट्रांसफर होगा फ्रॉम प्रोसेसर टू डिवाइस और डिवाइस टू प्रोसेसर, क्या हमें ये जो डेटा का कोड फॉर्मेट है वो भी चेंज करना पड़ेगा? यस। तो ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम किसको दे सकते हैं? इंटरफेस को। सही बात है। फिजिकल ओरिएंटेशन, नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नया आपने डिवाइस बनाया, अब आप समझिए वो ऑप्टिकल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, और बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। क्या प्रोसेसर की जिम्मेदारी है वो सब कुछ पहले से सीखे? मेरे को नहीं पता भाई साहब ये कहानी। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जानिएगा। प्रोसेसर कहेगा इंटरफेस से, भैया मुझे मत बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मुझे मेरा डेटा मेरी समझ से मुझे बताओ। फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? तो फिजिकल ओरिएंटेशन डिवाइसेस की अलग अलग हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टेप रिकॉर्ड है, इजंट इट? उसमें सिंपल टेप होती थी, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, पेन ड्राइव है, अलग अलग ओरिएंटेशंस है। तो क्या वो काम समझना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा प्रोसेसर की? जी नहीं, इंटरफेस होगा जो बताएगा कि वो कैसे काम करता है। क्या बात समझ आती है? वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगले में बात करूंगा। नेक्स्ट आइडिया, सिग्नल कन्वर्जन। ऑपरेशंस एंड कन्वर्जन डिफरेंट थिंग। नाउ व्हाट इज सिग्नल कन्वर्जंस? अगेन, यहां पे हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं प्रोसेसर में, वो किस में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन जो ये आपके इनपुट आउटपुट है, ये अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो वो सिग्नल कन्वर्जन करना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, या डिजिटल टू लाइट एंड लाइन टू डिजिटल, वो सब भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? इंटरफेस का। तो इंटरफेस एक बिचौलिया है। यस, इंटरफेस एक बिचौलिया है, एक 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 आइडिया है जिसके थ्रू, ट्रांसलेटर बोल लीजिए, ब्रोकर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जो दोनों पार्टी को हैंडल करा रहा है। यस और नो? वैसे तो दलाल भी बोल सकते हैं, बट आमतौर पे हमारे समाज में शब्द को थोड़ा नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। यस, बट इट इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएटरी, वही बोलना बेटर होगा। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? मैं बस ये समझाना चाह रहा था इस डिस्कशन से। अब ये वो आइडियाज है, ऐसा नहीं है, दोबारा समझिएगा स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हम सिर्फ कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बाद में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके काम आएगी। अब मैं एक इस आइडिया पे भी कॉन्सेंट्रेट करता हूं। आमतौर पे आपने कई बार ये शब्द सुना होगा ना, सिस्टम बस, सिस्टम बस, सिस्टम बस। अभी बस होती क्या है, बस की कहानी क्या है, वो भी समझना है, और डिवाइसेस कैसे एक्सेस किया जाता है वो भी समझना है। तो यहां देखिए, प्रोसेसर से ये तीन अलग अलग लाइन नजर आ रही हैं, जिसको इन टोटल हम इनपुट आउटपुट बस कह के बुला रहे हैं। लुक एट दिस, इनपुट आउटपुट बस कह के बुला रहे हैं। यहां पर तीन चीजें हमारे पास है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। क्या आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ओके, तो अब सवाल है कि कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से हम इनको यूटिलाइज करते हैं, कैसे डेटा इधर से इधर जाता है, इसके बारे में बात समझिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या हर डिवाइस के लिए अलग अलग बस है या सब शेयर्ड है? एक ही बस से हमने सबको एसोसिएट किया हुआ है? शेयर्ड बस है सर, एक ही बस से सबको एसोसिएट किया है। तो अब यहां पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम इस्तेमाल करते हैं किसका? एड्रेस बस का। स्टेप नंबर 1 हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एड्रेस बस का। और अब यहां पर थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएटरी जो जो डिवाइस हमें पढ़ने हैं, पढ़िए। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एड्रेस अमंग द नंबर ऑफ इनपुट डिवाइस। सीपीयू पुट एन एड्रेस for a specific input output device on the address line. All device keep monitoring this address bus and decode it, and if it is a match then activates the control and data line. So technically I can say that you can use a decoder, एक decoder use कर सकते हैं। Yes,
और आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि 4 है ना, मान लेते हैं इसका कोड वर्ड है 00, इसका कोड वर्ड है 01, इसका कोड वर्ड है 10, इसका कोड वर्ड है 11। अब अगर प्रोसेसर ने 10 कोड लाइन पे लिखा, 10 लाइन पे लिखा, तो क्या होगा? वेरी गुड, एक 2x4 डिकोडर हो सकता है जो ये समझाने में आपकी मदद करेगा। अभी डिकोडर क्या है अगर ये जानना है, मेरा कोर्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जाइए और डिकोडर को अच्छे से समझिए। नहीं, बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से लॉजिक समझाया है, और डिकोडर को समझते समझते आपको ये समझ आएगा कि डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर एक ही बात है। तो पहले डीमल्टीप्लेक्सर समझिएगा। वैसे डीमल्टीप्लेक्सर समझने की कोशिश करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर से शुरुआत करिएगा, है ना। ये चारों के चारों एक बंडल है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर। चलिए, बट नहीं, एडर तक नहीं भेजूंगा, है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, स्टेप नंबर 1 हम एड्रेस रखते हैं और हर डिवाइस ऑब्जर्व करता रहेगा। अगर आपका एड्रेस है तो आप एक्टिवेट हो जाएंगे, वरना आप चुप करके बैठ जाएंगे। क्या बात समझ आती है? तो जब हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बस यूज करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा बस यूज होगा सर? सबसे पहले एड्रेस बस यूज होगा। यस और नो? यस। अब स्टेप नंबर 2 आएगा कंट्रोल बस का। अब आमतौर पे, क्योंकि मैं यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह से बात कर रहा हूं, तो मुझे 2 ही फंडामेंटल ऑपरेशन करने, बताओ क्या? या तो रीड करना है या तो राइट करना है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी मैं एक बार गेट से पहले फिर पढ़ाऊंगा। या तो रीड करना है या तो राइट करना है। मित्र नंद किशोर पूछ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या? नंद किशोर एक बात बताओ, क्या हर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बात करने के लिए मेरे पास अलग अलग लाइन है या सबके लिए कॉमन लाइन है? तो चलो मान लो मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं करना, मुझे डायरेक्टली मैग्नेटिक डिस्क से बात करनी है। क्या कोई तरीका है आपके पास, मुझे बताइए, कि मैं डायरेक्ट बात कर सकूं मैग्नेटिक डिस्क से? कोई तरीका है? नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टिंग या यूनिकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग का सवाल ही नहीं है? जो शेयर्ड लाइन है उसी पे एड्रेस रखेंगे, जिसका मैच होगा वो बात कर लेगा। सोचिए, फिर ये सवाल क्यों आया, ब्रॉडकास्टिंग है या यूनिकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग है? सोचिएगा एक बार, है। चलिए आगे ऑब्जर्व करते हैं। मैं कंट्रोल बस की बात करता हूं, कंट्रोल बस की। देखिए, हाँ, तो मैं इनपुट आउटपुट की बात कर रहा था। मान लीजिए हमें इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैग्नेटिक डिस्क से इनपुट ऑपरेशन यानी कि रीड कैसे किया जाता है, क्या ये प्रोसेसर को जानना या सीखना होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए? सोचिए। नहीं। तो मैं तो, अब देखो फिर क्या होगा, हर चीज के लिए कोड वर्ड होंगे, इजंट इट? मान लीजिए, चलो ऐसा मान लेते हैं, 00 कोड वर्ड है फॉरवर्ड जाने के लिए, 01 कोड वर्ड है रीड करने के लिए, 10 है कोड वर्ड राइट करने के लिए, और 11 कोड वर्ड है बैक आने के लिए। क्या इस तरह के 4 कोड वर्ड हो सकते हैं? सोचिए। और डिवाइस जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी डिक्शनरी, उसका जो पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म होगा वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन प्रोसेसर को टेंशन नहीं है। मान लीजिए प्रोसेसर ने 01 कोड वर्ड लिख दिया, यानी कि अगेन इसके लिए एक और डिकोडर चाहिए, बट अब मैग्नेटिक डिस्क समझ गया कि ओके, शायद मुझे ये डेटा रीड करना चाह रहा है। आगे मैं समझाऊंगा, ये इंटरफेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या यहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ती है? कहां से रीड करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना, ओवरऑल कितना डेटा रीड करना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू इंटरफेस तक पहुंचाएंगे, और फिर इंटरफेस मैग्नेटिक डिस्क की भाषा में उसको समझाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में कंट्रोल बस में के थ्रू ये डेटा कम्युनिकेट करेंगे, फिर इंटरफेस अपनी भाषा से समझाएगा। अच्छा, अगेन जैसा आप जानते हो, ज्यादातर केस में एग्जैक्टली ये काम कैसे कैसे होगा कुछ आइडिया आप देखेंगे, बट ऑब्वियसली इसके बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? ओके। और फाइनली जब सारा सेटलमेंट हो जाएगा,
जब सारा सेटलमेंट हो जाएगा तो आखिरी काम होगा स्टेप नंबर 3 डेटा बस का, जिसका काम सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना होगा। यस और नो? जिसका काम होगा डेटा ट्रांसफर करना। अभी दोनों पार्टीज के बीच में क्या सेटलमेंट हुआ है, कौन सा डेटा किधर जा रहा है, क्या इसका डेटा बस से कोई लेना देना है? नहीं, उसका काम है चुपचाप डेटा ट्रांसफर करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम कभी भी जाते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी गर्मियां हैं और आपने सोचा कि चलो एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं। यस, फ्रिज जिसे बोल देते हैं आम भाषा में, एक रेफ्रिजरेटर या एक फ्रिज खरीदते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप मार्केट का सर्वे करेंगे। आजकल तो इंटरनेट से भी खैर आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए, 4-5 दुकानें आपको मिली और इधर उधर ऑब्जर्व करने के बाद एक दुकान पे आप चले गए, एक शॉप पे चले गए। तो सबसे पहले क्या एड्रेस रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले यही रिजॉल्व होगा ना, लेना कहां से है। यस। स्टेप नंबर 2 कंट्रोल। अब आप पहले जो भी भाव होगा उसको नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद आप उसको पैसे देंगे, वो आपको रिसिप्ट देगा, आप उसको एड्रेस बताएंगे, और सबसे बाद में एक रिक्शा वाला, ऑटो वाला आएगा जिसको बोलेंगे ये फ्रिज यहाँ पे रखो और इसको इस एड्रेस पे पहुंचा दो। वो रिक्शा वाला कौन हुआ? वो रिक्शा वाला हमारा डेटा बस हुआ। अब अगर वो रिक्शा वाला आपसे पूछने लगे कि ये फ्रिज क्यों आपने खरीदा, इसको खरीदने के पैसे आपको कहां से आए, ठंडा पानी पीना इतना जरूरी है क्या, ये पैसे आप समाज सेवा में भी लगा सकते थे, तो आप सुनोगे उसकी बात क्या? नहीं। फिर वही आर्ग्यूमेंट है जैसा, अच्छा रैपटी मार दोगे, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपसे बताया, ये समाज सेवा एक ऐसी चीज है, ये हर आदमी को लगता है जितना मैं खर्चा कर रहा हूं वो तो जेन्युइन है, जो अंबानी कर रहा है बस वही गलती है। फ्रिज रखना कौन सा ऐश्वर्य का साधन है? ये तो जेन्युइन खर्चा है, ये तो मेरे को करना ही है। अंबानी गलत कर रहा है, उसको दान करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दान करता। ऐसे चलिए खैर, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखेंगे क्या? एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस का। बहुत अच्छे, ये बात भी आपको समझ आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। भाई सुबीर भाई साहब प्लीज, भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, इस क्लास में नहीं। अंबानी गरीबों का खून पीता है, वो कैपिटलिस्ट है, कुछ भी है, आपके विचार बिल्कुल सही हो सकते, इस क्लास में नहीं। इसने वो अमिताभ बच्चन की वो पिक्चरें जरूर देखी है। जैसे पहले इंडिया में पिक्चरें चलती थी ना, एक फैक्ट्री मालिक होता है जो बहुत गंदा होता है, फिर यूनियन होती हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, फिर एक वर्कर को चोट लगती है, फिर वो कहते हैं कि हमें गाड़ी दो, हम इसे गाड़ी में लेके हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर फैक्ट्री मालिक मना कर देता है कि नहीं मेरी गाड़ी में नहीं ले जाओगे, फिर वो मरने लगता है, फिर वो जबरदस्ती उसकी गाड़ी लेके जाते हैं, है ना, फिर वो अपने हक, फिर वहां पे वो भी होता है, एक गुंडा हफ्ता मांगता है। बहुत सारी पिक्चर इसने देखी है ना। चलिए खैर, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने जमीन कैसे खरीदी, फैक्ट्री कैसे लगाई, इसका मजदूरों को कोई टेंशन नहीं है। फैक्ट्री चलेगी डूबेगी, नुकसान हुआ तो कौन भरेगा, बैंक की किस्त कहां से जाती है, इसका भी मजदूरों को कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर मुनाफा होगा तो उसमें बराबर की हिस्सेदारी मजदूरों की भी है। सही बात है, यही तो होता है ना, यही है समाजवाद। फिर उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। नुकसान हुआ तो मतलब नहीं, अपन तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ लेंगे, वो मरता है सेठ मरे, जेल जाता है जाए, उसमें अपने को टेंशन नहीं। लेकिन सारा फायदा जो है वो तो हमने, काम तो हमने किया मशीन पे। सेठ तो पागल है, 20 साल से काम कर रहा होगा, कहां से मशीन खरीद के लाया, कहां से बिजनेस समझा, इससे माल खरीदूंगा, इसको पूछूंगा, वो पागल है। सारी मेहनत हमने ही की थी। चलिए, मेरी दुखती रख छेड़ देता है। अब आते हैं अगली बात में। हमें बोला था इंटरफेस हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हमने गेम खेलना स्टार्ट किया तो जो सबसे सिंपल मेथड हमने डेवलप किया था उसको बोलते थे मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। क्या नाम है उसका?
उस इनपुट आउटपुट मेथड का नाम है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। याद रखेंगे इस बात को। ओके, अब ध्यान से जरा पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जर्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे कहानी चल रही है। आप अगर गौर करेंगे, मैं उस वो जो लाइन की हम बात कर रहे हैं उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। क्या यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल डेटा बस नजर आ रही है, यस और नो? मुझे जरा इस बात को बताएं। सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक्सक्यूज मी, हर किसी के साथ सिंगल डेटा बस है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एड्रेस बस भी सिंगल है या सर अलग अलग है? एड्रेस बस भी सिंगल है, मेमोरी मैप्ड। ओके, बट अच्छा रीड राइट आप देखेंगे। अब यहां पर कंट्रोल लाइन को, क्योंकि जैसा मैं आपसे बोल रहा था आमतौर पे दो ही ऑपरेशन, तो बड़ी क्लैरिटी से इसने दिखा दिया, रीड एंड राइट। यस, तो दो कंट्रोल सिग्नल बताए। अगर रीड एक्टिवेट किया तो रीड ऑपरेशन करने का, राइट एक्टिवेट किया तो राइट ऑपरेशन करने का। सही बात है। ओके, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, जहां कोई डाउट कोई कंफ्यूजन मुझे बताइएगा। ये मेमोरी मैप्ड का मतलब है यहां पर प्रोसेसर अपने हिसाब से क्या मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को दोनों को सेम ट्रीट करता है या डिफरेंट ट्रीटमेंट देता है? अब देखो, उसको दोनों से बात करनी है ना, दोनों साथ में। अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी तो मैंने बताया भी नहीं कि हम काम कैसे करेंगे, साथ में करेंगे तो सवाल पूछिएगा। यहां पर सर वो सेम ट्रीटमेंट कर रहा है बिकॉज दोनों में कॉमन लाइन है, वही लाइन जा रही है कहां पर, मेन मेमोरी में वही लाइन जा रही है इनपुट आउटपुट डिवाइस में। आप चेक करो, अगर रीड राइट को भी मैं हाईलाइट कर दूं, पहले मैं इसीलिए इस बात पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था, क्या वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएट कर रहा है क्या? जी नहीं। जिस तरह से सीपीयू कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से, ठीक उसी तरह से तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर रहा है। यस और नो? सर सेम उसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। यस, ठीक है। अब अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो फिर समझिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे पास 3 बिट का एड्रेस है, आई हैव अ 3 बिट एड्रेस, तो कितनी लोकेशन हुई बताओ मेरे पास? अगर 3 बिट का एड्रेस है तो टोटल आई हैव 8 लोकेशन। ये तो आप जानते हो मेमोरी के हिसाब से। ओके, ये सैंपल लिखता हूं ताकि इससे आपको एक बात समझा सकूं। 110 एंड 111। अब मान लीजिए अगर मेन मेमोरी को मैं 3 कॉम्बिनेशन दे देता हूं, 00000100011, कुछ एड्रेसेस इनके पास भी होंगे। अब ये एक ही डिवाइस है, मान लेते हैं इसके पास 2 एड्रेस हम दे देते हैं, 100101 and device B has 2 address 110 and 111. Now please try to understand, जो एड्रेस अब मैं मेन मेमोरी को दे रहा हूं, क्या सेम एड्रेस में डिवाइस ए या डिवाइस बी को भी दे सकता हूं? नहीं दे सकता सर। तो जो कोई भाई साहब पूछ रहे थे कि सेम एक्सेस कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको अलग अलग एड्रेस दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा। इस अंडरस्टैंडिंग से तो समझ आता है कि शायद हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी एक तरह का मेमोरी ही मान रहे हैं। यस और नो? या आप मान लीजिए मेमोरी को भी एक तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस मांग रहे हैं। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं नहीं मान रहा कौन मेमोरी है कौन इनपुट आउटपुट है। जिसको भी लोकेशन से मेरे को रीड राइट करना, मैंने हर किसी को एड्रेस दिया हुआ है। देयर इज नो सेपरेट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। कोई उस समय, ये स्टार्टिंग जैसे, क्या हम आज ये यूज कर रहे हैं? मैं क्लियर कर दूं फिर दोबारा, नहीं। पर जब सिस्टम हमने बनाए थे, तो आजकल तो आप पढ़ोगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेमोरी इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं। बट उस समय ये सेपरेशन नहीं था। Computer can manipulate input output data residing in the interface register with the same instruction that is used to manipulate the memory words. जिस तरह से आप मेमोरी से बात करते थे उसी तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी बात करेंगे। यहाँ पर कोई सेपरेट इंटरेक्शन नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होगा, पढ़ा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। यस, तो यहां मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो 8085 के अंदर जो मेरे मेमोरी मैनेजमेंट होता था वो मेमोरी मैप्ड टाइप का था। क्या ये बात समझ पाएंगे? अब इस बात पे विश्वास करेंगे? तो ये एग्जांपल है सर कि ये जो फिलॉसफी है मेमोरी को हैंडल करने की, इनपुट आउटपुट को हैंडल करने की, इट वाज एक्टिवली यूज्ड बाय 8085। तो समझने की बात है, बहुत स्टार्टिंग के सिंपल प्रोसेसर्स में, माइक्रो प्रोसेसर में हम इसको यूज करते थे।
सर यहाँ पे एड्रेस वेस्ट होता है ना, देखिए बात वेस्टेज की नहीं है, ये एक चीज को ऑब्जर्व करने का अलग अलग तरीका है। मैं ये नहीं बोल सकता एड्रेस वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं सेम एड्रेस लाइन भी तो यूज कर रहा हूं। मेरा खर्चा ज्यादा हुआ कि कम हुआ, आप बताइए। मेरा खर्चा ज्यादा हुआ कि कम हुआ? मेरा खर्चा तो कम हुआ ना सर। अगर मैं सेम लाइन से, सेम बस से इनपुट आउटपुट भी हैंडल कर रहा हूं, मेमोरी भी हैंडल कर रहा हूं, मेरे को अलग अलग बस नहीं लगाना पड़ा। लेकिन फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो एड्रेस तो डिफरेंट रखना पड़ेगा। एड्रेस वेस्ट नहीं बोलूंगा, बस ये एक तरीका है चीजों को हैंडल करने का। आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, लुक एट दिस, इस चीज को ऐसे समझिए। मान लीजिए देयर आर 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप के अंदर है 5 स्टूडेंट, दूसरे ग्रुप के अंदर है 6 स्टूडेंट, है ना। और मेरे को इनका इनका नंबरिंग करना है, इनको रोल नंबर देना है। तो अगर मैं ग्रुप 1 को अकेले सेपरेट रखूं, ग्रुप 2 को सेपरेट रखूं, या यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं, मान लीजिए 20 कर देता हूं, ठीक है। अब आप मुझे 20 ज्यादा हो जाएगा, हमारी ऑब्जर्वेशन सिंपल रहनी चाहिए, मान लीजिए 13 कर देता हूँ। 13, यस ना। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ ग्रुप 1 को अगर रोल नंबर देना होगा, कितने बिट का रोल नंबर सफिशिएंट है ग्रुप 1 को? 3 बिट का सफिशिएंट है, वेरी गुड। ग्रुप 2 को इंडिविजुअली देना होगा तो 4 बिट का सफिशिएंट है। एक तरीका हो सकता है मैं दोनों को ज्वाइन कर लूं और एक बड़ा ग्रुप बनाऊं 18 पर्सन्स का, उसमें 5 बिट का सफिशिएंट है। तो आप क्या ये बोलोगे यहां पर हमने वेस्टेज कर दिया? नहीं सर, ये अलग अलग बनाने का हेडेक भी तो छोड़ दिया ना हमने, इजंट इट? इसको अलग मैनेज करते, इसको अलग मैनेज करते, लेकिन अगर सबको एक साथ मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली हर किसी को इंडिविजुअल नंबर तो देना पड़ेगा। तो यहां पर जब सबको एक साथ मैनेज कर रहे हैं तो कुछ एड्रेस मेन मेमोरी के हिस्से में आएंगे, कुछ एड्रेस इनपुट आउटपुट के हिस्से में आएंगे। In a typical computer, there is no memory reference instruction and then input output, but in memory mapped, all input output instruction that refer memory is always also available for input output। और अगेन जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल एड्रेस डिवाइड होगा, कुछ रेंज आईओ को मिलेगा, कुछ रेंज मेमोरी को मिलेगा। मुझे बताएं, ये बात समझ आ रही है क्या? और अगेन स्टार्टिंग के, अब यहाँ मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना सकूं। जरा ये बात देखिए, सबको एड्रेस ही मिलेगा ना, और क्या मिलना चाहिए बताओ? कैसी कैसी बातें पूछते हो यार। चुप रहो यार। कॉमरेड 64 ये कंप्यूटर था, 8 बिट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन 1982, और ये एक शो हुआ था जिसके अंदर लास वेगास के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जिसमें बताया गया था, एंड इट हैज बीन लिस्टेड एज ए ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सेलिंग सिंगल पीस ऑफ कंप्यूटर, जिसका इंडिपेंडेंटली 10 से 17 मिलियन यूनिट सेल हुए थे। एक ही कंप्यूटर का मॉडल जिसके लगभग उस टाइम पे, डू यू बिलीव इट, 1980s में लगभग $17 मिलियन यूनिट सेल हुए थे। तो ये मैं इसलिए एक बार सर्च करके लाया, विकिपीडिया मैंने देखा, तो ये कोई बहुत खराब कंसेप्ट नहीं था। और स्टार्टिंग के जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वहां पर इसका इस्तेमाल होता था। जरा कीबोर्ड का साइज देखो आप, ये फ्लॉपी है, ये तो भगवान जानता है क्या है। ऐसा लग रहा है पहले जो वीडियो गेम आते थे उनकी कैसेट होती थी, ऐसी वीडियो गेम आते थे ऐसे, यहाँ कैसेट लगती थी, उससे गेम खेलते थे, कुछ इस टाइप का लग रहा है। आजकल तो सही बात है, ऐसा लग रहा है कि कीबोर्ड के अंदर प्रोसेसर है। अभी हो सकता है पूरा डायग्राम आप भी ना रहो, प्रोसेसर पता नहीं ये प्रोसेसर है, ये है क्या है, बट खैर ये आइडिया आपको समझ आ रहा है क्या? और जहां तक एड्रेस की बात है, मैं दोबारा याद दिला दूं, हम हर लोकेशन को एड्रेस देते हैं, क्या ये सही है कि गलत है? पूरी मेमोरी पढ़ के आ गए, फिर ये कैसा सवाल हुआ? हम हर लोकेशन को एड्रेस देते हैं, बात खत्म हो गई। अब वो लोकेशन चाहे मेमोरी के पास हो, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास हो। अंबानी के घर पे देखा है, कहां देखा है? अच्छा, आपको नहीं लगता सुबीर जिसने बना के बेचा उसने गरीबों का शोषण किया है? नहीं, कितना पैसा कमा लिया होगा उस जमाने में, 17 मिलियन यूनिट बेची है, उसको जेल में डालना चाहिए।
भाई लोगों ने कहां कहां से पैसे इकट्ठे किए होंगे तब बेचारों ने कंप्यूटर खरीदा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आइडिया है जो समय के साथ हमने समझा होगा, दैट इज आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। जरा इसको समझिए और धीरे धीरे आप समझेंगे। और कोई पूछ रहा था 8086, ये देखो उसका बड़ा भाई। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा 8085 और 8086 ने क्या मेमोरी इनपुट आउटपुट को सेम तरीके से हैंडल किया? नहीं। और क्या चेंज किया जरा ध्यान से समझिए, बड़ी मजेदार कहानी है। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, क्या यहां पर डेटा बस कॉमन है? लुक एट दिस, लुक एट दिस। यस, डेटा बस तो सर सेम है, एक ही डेटा बस है। वो ही इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी बात कर रही है और वो ही मेमोरी से भी बात कर रही है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? नाउ लुक एट द एड्रेस बस, लुक एट द एड्रेस बस। नाउ अगेन वेरी सिंपल, एड्रेस बस भी तो कॉमन है। पर एक बात बड़ी मजेदार है, बड़ी चमत्कारिक और खर्चा आप देखिएगा, कंट्रोल बस कॉमन है कि डिफरेंट है? कंट्रोल बस कॉमन है कि कंट्रोल बस डिफरेंट है? सर ये देखिए एम लिख दिया, रीड मेमोरी राइट मेमोरी, तो मेमोरी के लिए अलग बस गई और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग बस गई। रीड इनपुट आउटपुट, राइट इनपुट आउटपुट। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, तो अब इसको बोलते हैं आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म। ना व्हाई यू से आइसोलेटेड, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है, क्योंकि यहां पर मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैं सेम ट्रीट कर रहा हूं कि अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं? आइसोलेट कर रहा हूं, मैं डिफरेंट ट्रीट कर रहा हूं। मेमोरी इज डिफरेंट, इनपुट आउटपुट इज डिफरेंट। अब इससे मजा क्या आएगा देखिए समझिएगा। मान लीजिए चलिए इस बार मैं सिर्फ 2 बिट का एड्रेस यूज करता हूं। पहले मैंने कितने का किया था? 3 का, भी 2 का करता हूं। और मेमोरी को 4 एड्रेस देता हूं, 4 के 4, 00, 01, 10, 11। और यही सेम एड्रेस इधर भी देता हूं, 00, 01, और इसको भी 2 दे देता हूं, 1011। अब क्या मैं सेम एड्रेस दोनों को दे रहा हूं? सेम एड्रेस, यस। अभी देखते हैं क्या होगा। स्टेप नंबर 1 आप जानते हैं, एड्रेस बस। एड्रेस बस पे जैसे ही मैं एड्रेस रखूंगा, मान लीजिए 10, 2 लोग खुश होंगे, बताओ कौन? मेमोरी खुश होगा। मेमोरी को लगेगा शायद मेरे लोकेशन नंबर 2 पर कुछ कम्युनिकेशन करना है सीपीयू को। लेकिन साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि शायद मेरे लोकेशन नंबर 10 की बात की जा रही, क्योंकि एक ही एड्रेस आपने दोनों को दे दिया। यस और नो? यस। तो यहां पर एड्रेस डिवाइड हुए क्या? नहीं, यहां पर एड्रेस डिवाइड नहीं हुए। अब उसके बाद अगला स्टेप होता है कंट्रोल का। बट मान लीजिए इस बार सीपीयू को बात करनी है किससे? इनपुट आउटपुट डिवाइस से। तो वो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट करेगा, फॉर एग्जांपल राइट सिग्नल। तो जैसे राइट सिग्नल पहुंचेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस नंबर पोर्ट 3 या पोर्ट 2 तक, तो डिवाइस समझ जाएगा ओके यहाँ पे राइट करना है। लेकिन क्या मेमोरी तक कभी कंट्रोल सिग्नल पहुंचेगा? नहीं, मेमोरी बेचारा इंतजार ही करता रह जाएगा कि अभी सिग्नल मिलेगा, अभी सिग्नल मिलेगा। सिग्नल नहीं मिलेगा और कहानी खत्म हो जाएगी। फाइनली डेटा बस पे जो भी डेटा होगा उसको राइट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है क्योंकि अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स आपके पास हैं, तो क्या इस बार सेम आइडिया यूज किया जा सकता है? क्या दोनों डिवाइस में सेम एड्रेस हो तो? अच्छा, एड्रेस डिवाइस में होता है मेरे मित्र चंदन, या एड्रेस सीपीयू एलोकेट करता है? मुझे बताओ। ऐसा है कि मार्केट से सिस्टम कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस खरीद के लाया, उसके अंदर पहले से एड्रेस स्टोर है? भाई वो तो सीपीयू की अंडरस्टैंडिंग है ना, सीपीयू एड्रेस एलोकेट करेगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी बात सोच के बताइएगा। कभी कभी आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे घर जो होता है, मान लीजिए कोई मान लीजिए चलिए मंदिर है, या चलिए घर ही लेते हैं सिंपल एग्जांपल। एक घर है और रोड के बीच में वो आ गया, तो क्या उस घर को मशीनों से उठा के एक दूसरी जगह रख सकते हैं क्या? आजकल दिखाते हैं ना कि भाई इसने अपना घर हटा उधर रख दिया। अच्छा ठीक है, तो घर को जब अपन उठा के दूसरी जगह रखेंगे तो घर वहां नए मोहल्ले में जाके कहेगा मेरा एड्रेस तो यही रहेगा, मेरा एड्रेस है भाई,
मेरा एड्रेस तो सेम है। अब घर का एड्रेस थोड़ी होता है, उस लोकेशन का एड्रेस होता है ना यार, सोचो मैं गलत बात बोल रहा हूं क्या? यस। तो डिवाइस का कोई एड्रेस थोड़ा ही है, वो डिवाइस जिस सिस्टम से एसोसिएटेड है उसके संदर्भ में एड्रेस है। रिलेट कर पा रहे इस बात को? ठीक है। सो हियर अ कॉमन बस to transfer data between memory input output device, the distinction between memory and IO is done through separate read write lines। बाकी पूरी कहानी आपको पता है। एडवांटेज क्या है? क्या ज्यादा एफिशिएंटली कम एड्रेस के साथ काम हो जाएगा? यस। डिसएडवांटेज क्या है मुझे बताइए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि खर्चा ज्यादा है, सर्किटरी कॉम्प्लेक्स है। यस और नो? ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आपको कंट्रोल लाइन 2 बनानी पड़ रही है, एक मेमोरी के लिए अलग, आईओ के लिए अलग। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ऐसा हर सिस्टम में मजा है। मैं सिर्फ आपसे विचार कर रहा हूं, कभी कभी आप कोई पुरानी मूवी देखो जिसमें 2 राजाओं की लड़ाई होती है, जैसे वो अलेक्जेंडर मूवी देखी है आपने? मुझे नाम नहीं पता उसका क्या है। जोधा अकबर भी हो सकती है। मतलब मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, एक आदमी बैठा हुआ है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और इधर भी 10,000 20,000 आदमी खड़े हैं, इधर भी 10-20 हजार आदमी खड़े हैं। तो आजकल को तो वॉकी टॉकी और सब होता है। पहले लड़ाई कोऑर्डिनेट करना आसान काम है कि मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है यार। तो क्या कोई कोडिंग सिस्टम होते थे पहले? अब मान लीजिए राजा कह रहा है एक काम करो, पहले 500 घुड़सवार आगे भेजो। अब वो घुड़सवार वहां खड़ा हुआ है 2 किलोमीटर दूर, उसको क्या पता राजा क्या बोल रहा है भाई? क्या क्या बताओ, क्या क्या करेंगे क्या फिर? यस। तो कोई सिस्टम होगा, या तो वो हाथ से कोई सिंबल बताएगा, या मान लीजिए एक झंडा होगा कि भाई लाल झंडा ऊपर करेंगे तो घुड़सवार आगे बढ़ना, पीला झंडा ऊपर करेंगे तो पैदल सिपाही आगे बढ़ना। इस तरह से कोई कोई मैकेनिज्म सिखाएंगे ना पहले से वहां देश से। और सफेद झंडा ऊपर करेंगे तो भग लेना बस, कभी फिर भी आगे बढ़ते रहो। मैं शर्त लगा रहा हूं, हमारी क्लास को के सारे बच्चों को ले जाओ लड़ाई में, भाई ये ऐसा कोहराम मचाएंगे, झंडा कोई और ऊपर कर रहा है ना, हाथी वाले पहले चल दिए। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब पोल में ये हाल होता है तो फिर कोडवर्ड में क्या हाल होगा? कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। हे भगवान, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ऐसा होता था ना पुराने टाइम में भी कि बड़ी बड़ी सेनाएं हार जाती थी। क्यों हारती थी? क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमारे तो सही बात है, राजा साहब में किंग रवि राजा है, तो वो किस तरह से सिग्नल देंगे, कैसे एक्शन लिया जाएगा, सोचना पड़ेगा। चलिए, क्या बस मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा था। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है, और मैं छोटे एड्रेस के साथ एलोकेशन कर पा रहा हूं। आपने इस बात पे गौर किया? अभी भी 4 लोकेशन इसके पास है, 4 लोकेशन इधर है, बट मैं 2 ही बिट का एड्रेस यूज कर रहा हूं, है ना। इधर मैंने 8 बिट का एड्रेस यूज किया था, क्योंकि सेम एड्रेस में अलग अलग जगह यूज नहीं कर पा रहा था। इधर मैं कर पा रहा हूं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। चलो लड़ाई का एग्जांपल आपने समझा, मैं सोच रहा था कोई रिलेटेबल एग्जांपल बताऊं। अब मान लीजिए ऐसे अपन झंडे लगा रहे हैं अलग अलग कलर के, है ना। अब मान लीजिए, चलिए पिंक कलर का झंडा है कि हमारे जो तीर कमान चलाने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो हमला करेंगे। अब तीर कमान चलाने वाले भी लोग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास लंबी दूर के तीर कमान है, कुछ के पास छोटी दूरी के हैं, कुछ घुड़सवार हैं जो तीर कमान लेके ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ, हाँ जैसा आप पिक्चर में देखते हैं किसी में आग वाला है, ऐसा। यस। अब इतना सारा जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा तो क्या कैसे करेंगे? जैसे वो होता है ना, मर्जेंटा पिंक,
लाइट पिंक, डार्क पिंक, झंडों के भी रंग देखने पड़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये डार्क कलर का है तो इसका मतलब ये होगा, ये रेड कलर। आप समझ रहे हैं? लड़कियां ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि पिंक भी 1000 तरह का हो सकता है, रेड भी 1000 तरह का हो सकता है, इजंट इट? अपने को ये नहीं समझ आ रहा तो कि ये रेड है कि पिंक है, क्या है। तो इतना कॉम्प्लेक्स कलर कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म बनेगा, सारे कोड समझने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अब यहाँ बेटर है कि आप 2 कोड यूज करें, लाल झंडा एक अलग रखें, फिर एक और झंडा लगाएं नंबर का, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, लाइक दिस। तो शायद इस प्रॉब्लम को सिंपल हैंडल कर पाओ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब लोग ज्यादा हो जाएंगे, बड़ी मेमोरी चाहिए और यहाँ सेम स्पेस चाहिए, तो एड्रेस बहुत लंबा रखना पड़ेगा। इधर आप छोटे एड्रेस से चीजें हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए। अब आजकल हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी मैप्ड या आइसोलेटेड? आजकल हम क्या यूज करते हैं? तो आजकल हमने, वेरी गुड, आजकल हमने एक छोटा प्रोसेसर नौकरी पे रख लिया है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। यस। अब सीपीयू, अब जैसे अब आज के कल आप देखिए, चलिए अगर अब सवाल ये है कि कौन सा झंडा ऊपर करना है, ये सारा मैकेनिज्म राजा को सिखाने की जरूरत है? नहीं, किंग रवि के पास इतना टाइम नहीं है। किंग रवि बोलेगा सेनापति, यस, सेनापति पैदल सिपाही आगे भेजो। अब ये सेनापति की हेडेक है कि वो कैसे पैदल सिपाहियों से बात करेगा। सही बात है कि नहीं? तभी जो भी इनपुट आउटपुट करने का है, वो इनपुट आउटपुट सीपीयू किसको बताएगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को। और फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अपनी समझ से इन पेरिफेरल डिवाइसेस से बात करेगा। आजकल आप जो भी सिस्टम लेते हैं, आमतौर पे सभी सिस्टम में क्या इनपुट आउटपुट के लिए सेपरेट प्रोसेसर होता है? आजकल तो ग्राफिक्स के लिए अलग ग्राफिक कार्ड बोलते हैं ना, ग्राफिक्स के लिए अलग प्रोसेसर है, अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि समय के साथ हमने ड्यूटीज को डिसबर्स कर दिया है। यस, सो computer has independent set of data address and control buses, one for accessing memory and other for input output, क्योंकि ये एक सेपरेट आईओपी के थ्रू किया जाता है। मेमोरी ऑब्वियसली दोनों के साथ कम्युनिकेट करेगी। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है इनपुट आउटपुट से मेमोरी पे डेटा जाना हो या इनपुट आउटपुट से सीपीयू पे डेटा जाना हो, तो चैनल जरूर होना चाहिए, बट दैट इज हाउ इन नाउअडेज थिंग्स आर हैंडल्ड। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इन तीनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है? अब ये तो मान लीजिए एक तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ डील करने का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने पढ़ लिया। क्या आजकल हम मेमोरी मैप्ड या आइसोलेटेड तरह के मैकेनिज्म यूज करते होंगे? नहीं, आजकल ये आइडिया यूज नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं किसकी? इनपुट आउटपुट की। क्या ये अंडरस्टैंडिंग आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सर सीपीयू और आईयूपी का क्लॉक डिफरेंट होगा ना इसमें? एक बात मुझे बताओ सोच के, क्या सिस्टम के अंदर 2 प्रोसेसर है या प्रोसेसर एक ही है? ऐसा सोचो इस बात को। सिस्टम के अंदर 2 प्रोसेसर है या एक ही प्रोसेसर है? सर सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर है, वो है सीपीयू, बाकी सब इसके स्लेव है। यस और नो? क्या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्टली सिस्टम का पार्ट है या ये कभी सिस्टम में होता है कभी नहीं होता? देखिए ये एक बहुत अच्छी पहचान है आपको समझाने की। जी नहीं, मतलब जिस कंप्यूटर में है उसमें तो है ना, या उसमें भी कभी लगा रहे कभी हटा रहे, ऐसा होता है? जिस कंप्यूटर में आईओपी है उसमें तो रहेगा ना। तब इस बात को समझिए, इनमें से जो जो सीपीयू के डायरेक्ट कंट्रोल में है उसको सीपीयू का ही क्लॉक मानना पड़ेगा, कोई अपनी नई क्लॉक नहीं रख सकता। और अगर किसी के पास अपनी क्लॉक है तो फिर वो इस कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये एक पहचान है, इसको याद रखिएगा। अगर आप सिस्टम में रहते हुए ये मान रहे हैं कि आप सीपीयू की क्लॉक फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब आप एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, आप कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। अगर आप कंप्यूटर का पार्ट है, फिक्स्ड पार्ट है, तो आप सीपीयू की ही क्लॉक मानेंगे।
ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और मैं बाद में बात करूंगा, इसी को आर्किटेक्चर में बोलते हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जो अब मान लीजिए मेमोरी और सीपीयू में कम्युनिकेशन होगा, क्या दोनों सेम क्लॉक फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर सीपीयू और पेरिफेरल में कम्युनिकेशन है, नाउ पेरिफेरल आर इंडिपेंडेंट डिवाइसेस, वो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम की क्लॉक फॉलो कर रहे हो, नाउ दैट कैन बी कंसीडर्ड एज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो फिर वही बात है, कौन सा सिस्टम क्या आइडिया यूज कर रहा है ये हमें नहीं पता, बट पहचान ये है कि जो डायरेक्टली ऑर्डर फॉलो करेगा वो सेम क्लॉक पे काम करेगा, वरना हैंडल नहीं कर सकते उसको। यस। अच्छा, अब आपके जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स हैं, कुछ के आर्किटेक्चर में भी हैं, कुछ के टीओसी में भी होंगे। जी हाँ, आपकी भी बात कर रहा हूं। तो पहले तो ये देखिए, ये लिंक है जो कल सुबह मैंने आपको बोला है, क्लास है 8 से 9 AM। तो इसमें आप जो प्रॉब्लम पूछेंगे, पहले मैं नहीं कोशिश करूंगा मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊं, चाहे वो आर्किटेक्चर की है, वो टीओसी की है, आप दोनों प्रॉब्लम लेके यहां आ सकते हैं। लिंक ऊपर मैंने टैग किया हुआ 8 से 9 AM, इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि कल आपकी ऑब्वियसली टीओसी की तो क्लास नहीं है, परसों से स्टार्ट होगा। उसके अलावा मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं, हमारे पास ग्रुप भी है, हालांकि उसमें डिस्कशन होता है, आप लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं, बट अगर किसी को नहीं पता, ये टेलीग्राम ग्रुप है सर, इस पे इस लिंक पे क्लिक करिए, ये ग्रुप ज्वाइन करिए और यहां पे डिस्कशन करिए। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूं, लॉजिक में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कोई भी पॉइंट पेंडिंग नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ, ये क्लास सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, और मैं तब तक लगाता रहूंगा डेली जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको डाउट रहता है, फिर चाहे वो आर्किटेक्चर में हो या फिर चाहे वो टीओसी में हो। ठीक है, ये क्लास में डेली लगाऊंगा, एक डाउट सेशन रोज रखूंगा। ये क्वेश्चन भी डाउट क्लास में पूछे, काउंसलिंग से रिलेटेड भी पूछे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बाय बाय।